ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 131 हुई पोई कैप्सूल ब्रह्मांड की ओर। इसके बाद जिया ने शारीरिक शरीर के व्यायाम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार का प्रशिक्षण नियमित आधार पर किया जाना था। सोन गोकू के कायोकेन और सुपर सैयान परिवर्तन की तरह शरीर की शारीरिक शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही यह शरीर के परिवर्तनों के उच्च स्तर का सामना कर सकता है। मूल कार्य के बाद के चरणों में सोन गोकू ने कायोकेन का उपयोग क्यों बंद कर दिया? बाद के चरण में कायोकेन द्वारा प्रदान की गई शक्ति वृद्धि सुपर सैयान में परिवर्तित होने की तुलना में नाटकीय रूप से कम थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके शरीर की ताकत बोझ को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सुपर सैया में बदलना पहले से ही उनके शरीर पर एक बड़ा बोझ डालता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां उसका शरीर कायोकेन को संभालने में असमर्थ हो गया, तो उसका पूरा शरीर अपने आप में पूरी तरह से ढह जाएगा। एक मजबूत शरीर उसके लिए एक आवश्यकता है यदि वह सत्ता के अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए जिया ने शारीरिक शरीर प्रशिक्षण को बहुत महत्व दिया। एक असीम बर्फीले मैदान में बर्फीली ठंडी हवा अंतहीन विस्तार में बहती है। हवा एक ठंडे चाकू की तरह कट गई, जिससे चेहरे पर एक चुभने वाली सनसनी फैल गई। इस बेहद कठोर माहौल में जिया ने लगातार अपनी बाहों को लहराया। वह मुक्के मार रहा था, गोताखोरी कर रहा था और लगातार भयंकर ऊर्जा के हमलों का सामना कर रहा था, और उसके शरीर से अच्छी बारिश की तरह चमकदार क्रिस्टल स्पष्ट पसीना बह रहा था। उनके शरीर पर मूल रूप से बेदाग सफेद युद्ध कवच पहले से ही पतली पट्टियों में टूट गया था। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान समय धीरे धीरे बीतता गया। ये तय करते हुए कि यह पर्याप्त था, जिया ने कुछ साफ कपड़े पहने और शिलिंग को अपने साथ मिलाया। हालांकि शिलिंग की ताकत उनकी तुलना में बहुत कमजोर थी, फिर भी स्पैरिंग में दोनों को अपनी ताकत और कौशल से परिचित और धारा प्रवाह होने में मदद की। इस प्रकार दिन बीतते गए। क्योंकि वे लड़ते थे, लड़ना उनके प्रशिक्षण के परिणामों का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका था, खासकर शिलिंग और मायस के लिए। जिया के साथ लड़ाई खत्म करने के बाद हर बार वे हमेशा अपनी कमियों का एहसास करने में सक्षम थे और इस तरह धीरे धीरे प्रशिक्षित करने के लिए वापस भागेंगे। जब से वे इस विशाल बर्फ ठंडे ग्रह पर पहुंचे, प्रकाश की कभी कभी भयंकर चमक फट जाती थी और ग्रह कभी कभी उन जबरदस्त ताकतों के कारण कांप जाता था जिन्हें इसे सामना करना पड़ता था। जब जिया ने अपनी आभा को संतुष्टि के साथ मिलाया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि 2 महीने से थोड़ा अधिक समय बीत चुका है। मुट्ठियां भींचते हुए उसके शरीर के भीतर एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर शक्ति से भरा हुआ है, उसका चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट किए बिना नहीं रह सका। पिछले 2 महीनों का प्रशिक्षण अविश्वसनीय रूप से सार्थक था। वह अब आसानी से अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। जिया कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और फिर अचानक आगे की ओर छलांग लगाने लगा। उसका शरीर जल्दी से गायब हो गया, एक सफेद पठार पर 1000 मील दूर। फिर से प्रकट होने से पहले प्रकाश की किरण बन गया। यह मायस की आभा है। वह यहाँ क्या कर रही है? संदेह के निशान के साथ वह उसकी स्थिति की ओर उड़ गया। कुछ दूरी पर उन्होंने एक चट्टान की छत पर बने एक सफेद हिममानव को देखा। यह मायस था, जो एक गोल स्नोमैन में लिपटा हुआ था, जिससे केवल उसकी पलकें झपकती आंखें रह गईं। ये देखकर कि जिया आ गया था, स्नोमैन खुल गया और वह अपने टूटे हुए खोल से बाहर निकल गई। छोटी लड़की, मैंने तुम्हें ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए कहा था। आप यहाँ एक स्नोमैन के रूप में लिपटे हुए क्या कर रहे हैं? जिया ने डांटा, पता नहीं हंसना है या रोना है। हे, वास्तव में मैंने बहुत समय पहले ही अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है, लेकिन आप और शिलिंग अभी भी प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए मैं ऊब गया। मायस चिल्लाए और उसकी छोटी घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। आप ऊब गए थे, इसलिए आपने खुद को एक स्नोमैन के रूप में लपेट लिया? जिया उसकी बात सुनकर भौंचक के रह गए बिना नहीं रह सका। उसने पूछा, तुमने इतनी जल्दी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया? हाँ, आपसे कुछ दिन पहले, मायस ने गर्व से कहा। जिया ने अपना सिर हिलाया और कुछ आश्चर्यचकित था। हालांकि वह जानता था कि मायस की प्रतिभा आश्चर्यजनक थी और वेगेटा से कम नहीं थी। उसे अपने शरीर के भीतर ताकत को इतनी जल्दी नियंत्रित करते हुए देखकर वह अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे आशा है कि वह मजाक नहीं कर रहा है। अपने विचारों को वहां रोकते हुए जिया ने एक मुस्कान प्रकट की और कहा, हम स्पार क्यों नहीं करते? ठीक है। मायस आसानी से सहमत हो गए। आधे घंटे बाद वह सांस लेने के लिए भारी हौंफ रही थी, क्योंकि उसने मुट्ठी भर बर्फ को पकड़ा और उसे अपने मुंह में भर लिया। वह स्पष्ट रूप से लड़ने से थक गया था। जिया ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, आपने बहुत प्रगति की। आप काफी प्रतिभाशाली हैं। चलो शिलिंग की तलाश करते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि वह इस जगह से जाने से पहले अपना प्रशिक्षण समाप्त नहीं कर लेती। ठीक है। जिया के शब्दों को सुनने के बाद मायस खुशी से चमक उठे और जमीन से कूद गए। उसके छोटे से चेहरे पर खिलते हुए आड़ू की तरह एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। वह लंबे समय से यहाँ रहने से ऊब गया था। जल्द ही उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और शिलिंग के स्थान पर टेलीपोर्ट किया। 7 दिन बाद पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण क्षेत्र था,
लाल प्रकाश उत्सर्जित करने वाली एक आकाशगंगा में एक नीला ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर घूम रहा था। इस ग्रह को ग्रह बाकुफ कहा जाता था और यह पृथ्वी से थोड़ा बड़ा था और ये कई प्रजातियों के साथ संपन्न था। यह एक जीवंत ग्रह था जिसने सभ्यता की महान ज्वालाओं को जन्म दिया। क्योंकि ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, अंतर्ग्रहीय व्यापार के साथ फल फूल रहा था। पास में ग्रह बाकुफ के आसपास के कई स्टारफील्ड महत्वपूर्ण व्यापारिक ग्रह थे और कई सभ्यताएं अपनी दौड़ के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए यहाँ आती थीं। क्योंकि वे पारस्परिक रूप से एक दूसरे की देखभाल करते थे, ग्रह बाकुफ उन कुछ ग्रहों में से एक था जिन्हें गैलेक्टिक गश्ती से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। हाल के दिनों में फिदेयास नामक एक समूह अचानक अपने अंतर्ग्रहीय व्यापार बाजार में दिखाई दिया। वे कुछ ऐसा लाए जिसे उन्होंने होई पोई कैप्सूल कहा, जो माना जाता है कि एक छोटे कैप्सूल में भारी मात्रा में सामग्री और आपूर्ति को संपीड़ित कर सकता है। जिस क्षण होई पोई कैप्सूल व्यापारिक बाजार में दिखाई दिए, ये तुरंत अन्य सभ्यताओं द्वारा अत्यधिक मांग वाली वस्तु बन गई। यह एक युगप्रवर्तक परिभाषित आविष्कार था। इसके उद्भव ने फिदाया की प्रतिष्ठा को आसमान छूने की अनुमति दी। वर्तमान में ग्रह बाकुफ पर सबसे गर्म व्यापार होई पोई कैप्सूल की बिक्री थी। फिदेया ने इससे बहुत पैसा कमाया, इसलिए उनके संसाधन और धन जल्दी से भरपूर हो गए। अरे जिया, क्या ये होई पोई कैप्सूल वास्तव में पृथ्वी से एक तकनीक है? चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया की तरह कपड़े पहने एक नाजुक छोटी लड़की ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसने अपने हाथ में छोटे कैप्सूल को काट लिया था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह छोटा कैप्सूल वास्तव में इसमें एक लग्जरी विला रख सकता है। हालांकि मायज ने होई पोई कैप्सूल पहले देखा था, फिर भी जब उसने कैप्सूल को बाजार में बिकते देखा तो वह आश्चर्यचकित थी। उन्होंने तेजी से विस्तार किया है और आह को मजबूत किया है। हाँ, जिया ने अपने बगल में दो लड़कियों को देखते हुए सिर हिलाया, कहा, फिदेया अंतर्ग्रहीय व्यापार में होई पोई कैप्सूल के लिए डॉक्टर ब्रीफ के वितरकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। यद्यपि माल बेचने के लिए अर्जित अधिकांश पैसा फिदेयास के पास चला गया, डॉक्टर ब्रीफ को भी बहुत सारी विदेशी तकनीक मिली। ये सोचकर कि डुओकेला और अन्य फिदेया बुला के पिता के साथ इस समझौते पर कैसे पहुंचे, जिया आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने नहीं सोचा था कि मूल काम का स्वर्ग तकनीक को धता बता सकता है, जो पृथ्वी से चीजों को संपीड़ित कर सकता है, अचानक पूर्वी क्षेत्र में फैल जाएगा। बेशक सबसे बड़ी कमाई जिया खुद थी। जैसा कि फिदेयास को प्राप्त अधिकांश सामग्री और सामान सभी उनके नाम के तहत रखे गए थे। हालांकि बुला के पिता को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिदेयास द्वारा प्रदान की गई उन्नत तकनीक डॉक्टर ब्रीफ को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इस बार जिया का प्लेनेट बाकुफ में आने का मुख्य उद्देश्य होई पोई कैप्सूल की बिक्री की जांच करना था। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखने के बाद कैप्सूल निस्संदेह व्यापक रूप से मांग की गई थी और वास्तव में स्टॉक से बाहर थे। हे जिया, इस बार आप एक महान सौदा प्राप्त करने में सक्षम थे, शिलिंग ने आकर अपने चेहरे पर एक उत्साहित नजर के साथ कहा। जिया ने अपने कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया। ये सच हो सकता है कि मुझे एक अच्छा सौदा मिला है, लेकिन आप दोनों को भी इससे लाभ मिलता है। ये कहने पर शीलिंग और मायस दोनों की हैरान नजर के तहत उन्होंने 2 काले कार्ड निकाले और उन्हें दे दिए। ग्रह बाकुफ ब्रह्मांड में एक असाधारण स्थान था, जो न केवल परिवहन बल्कि पर्यटन और मनोरंजन उद्योग में भी फल फूल रहा था। ये वास्तव में पूरे पूर्वी क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र माना जा सकता है। हालांकि ऐसी जगह में खर्च भी अविश्वसनीय रूप से अधिक था। साधारण लोग यहाँ कुछ भी खर्च करने के योग्य नहीं थे। कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थे जिन्हें लोग दर्शनीय स्थलों पर देखने जाते थे और अन्य लोग दुर्लभ सामान खरीदने के लिए खुशी से शॉपिंग सेंटर जाते थे। प्लेनेट बाकुफ की व्यापार और वाणिज्य इमारत आकाश में फैली हुई थी और यहाँ तक कि एक यादृच्छिक इमारत जिया की पिछली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की तुलना में बहुत ऊंची थी। अंदर विभिन्न प्रकार के सुंदर उत्पाद थे, लेकिन यहाँ सौदेबाजी मौजूद नहीं थी। जिया ने चारों ओर देखा और पाया कि हर एक उत्पाद अविश्वसनीय रूप से महंगा था। लेकिन जिया के हाथों में बहुत पैसा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से परेशान महसूस नहीं करता था। होई पोई कैप्सूल की बिक्री से उन्हें जो कमाई मिली थी, उसने उन्हें कीमतों के बारे में चिंता नहीं करने की अनुमति दी। और तो और वह पहले से ही लड़कियों को कुछ मजा करने के लिए बाहर लाया था, तो वह इस बारे में कैसे परवाह कर सकता था। इसलिए उन्होंने बेवजह अपना पैसा बर्बाद कर दिया। बड़े और छोटे आइटम या तो उनके होई पोई कैप्सूल में पैक किए गए थे या जिया के आयामी स्थान में रखे गए थे, जिससे काले कार्ड में पैसा जल्दी से कम हो गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 132 ग्रह बाकुफ के संरक्षक। हम अगले कुछ घंटों के लिए अलग से आगे बढ़ेंगे। आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकते हैं और बस यहां फिर से मिलना सुनिश्चित करें। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद जिया ने उस समय को देखा और महसूस किया कि सूरज ढलने में 1 या 2 घंटे ही बचे हैं। ग्रह बाकुफ का दिन पृथ्वी की तुलना में बहुत लंबा था। जाओ मजा करो, मैं पास के पार्क में बैठा रहूंगा। ठीक है, यहाँ कई प्रकार के एलियंस हैं और मुझे उनके खाद्य पदार्थ और भी पसंद हैं। मैं कम से कम उनके सभी खाद्य पदार्थों का नमूना लेना चाहता हूँ। मायस ने अपनी जीभ बढ़ाई और उसके होंठ चाटे।
युवा लड़की को खाने के अलावा कोई अन्य शौक नहीं लग रहा था। आप केवल खाना जानते हैं। मैं अभी भी खरीदारी करना चाहता हूँ। शीलिंग ने खरीदे गए कपड़ों के अपने बैग ले जाते हुए अन्य दुकानों की ओर जाने से पहले कहा। युवावस्था में प्रवेश करने के बाद शीलिंग ने इस बात पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया कि उसने खुद को कैसे कपड़े पहनाए। ये दो बच्चे उन्हें उन संबंधित स्थानों की ओर जाते हुए देखकर जिनमें वे रुचि रखते थे, जिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर वह पास के पार्क की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक अपेक्षाकृत सुंदर पार्क में पहुंचा। ये किंगफेक पर्वत के तल पर स्थित एक छोटा सा पार्क था। इसमें एक नीची और सपाट पर्वत चोटी थी, जिसमें नीले पत्थर का पक्का रास्ता पहाड़ के ऊपर और नीचे था। पहाड़ी सड़कों के बीच की धाराएं सभी एक क्रिस्टल स्पष्ट नदी में मिलती हैं। पूरा पार्क पहाड़ों और नदियों के खिलाफ टिका हुआ था, जो शास्त्रीय वास्तुकला की शैली में बनाया गया था। इस जगह ने एक देहाती लालित्य धारण किया, जो सरल एकांत का वातावरण प्रस्तुत करता था। जिया को पहाड़ की खड़ी पहाड़ी के बगल में एक जगह मिली और उसने आराम से पहाड़ के नीचे राहगीरों को आते जाते देखा, तो उसके दिल में एक असहज आराम और खुशी की भावना उभर आई। अपने आयामी स्थान से एक चाय सेट निकालकर और पानी उबालने के लिए एक छोटी सी आग जलाते हुए उन्होंने दोनों हाथों से चाय का कप उठाया और चाय की धुंधली सुगंध की गहरी गंध ली। उसने एक घूंट लिया और इत्मीनान से पहाड़ के नीचे पैदल चलने वालों का निरीक्षण करना जारी रखा। अचानक उसका दिल स्पष्ट और आरामदायक हो गया। सूर्य प्रकाश की सुंदर किरणों को चमकाता है, जो पृथ्वी को रोशन करता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये किरणें सीधे प्रोजेक्ट ग से तिरछी रूप से प्रोजेक्ट करने में बदलने लगी और चमकदार सूरज ने एक चमकदार लाल सूर्यास्त का खुलासा किया। ओह, 2 घंटे इतनी जल्दी बीत गए और सूरज पहले से ही नीचे है। खैर, यह वापस जाने और उनसे मिलने का समय है। अपने शरीर को फैलाते हुए जिया खड़ा हो गया और अपने चाय सेट को दूर रखा। शीलिंग और मायस के साथ मिलने के लिए तैयार हो गया, है ना? इस समय जिया ने अचानक अपना सिर उठाया, क्योंकि उसे अपनी दिशा में एक बहुत शक्तिशाली आभा दृष्टिकोण महसूस हुआ। वाह, दिलचस्प। इसकी की ताकत कम से कम 100,000 युद्ध शक्ति से ऊपर है। ग्रह बाकुफ के पास अभी भी ऐसा विशेषज्ञ है? जिया आश्चर्यचकित था और इस अप्रत्याशित अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए एक बार फिर बैठ गया। उसने जो महसूस किया, उसके अनुसार ये की सौम्य और शांत थी, इसलिए ऐसा नहीं लगता था कि दूसरी पार्टी कोई बुरी थी। novelUSB.com। थोड़ी देर बाद पीली त्वचा वाला एक सुंदर आदमी आया। जिया ने पाया कि आदमी ने अपनी आभा को रोक दिया था, जैसे कि वह एक साधारण यात्री था जो धीरे धीरे उसकी दिशा में चल रहा था। यदि जिया ने स्पिरिट आई कौशल को नहीं समझा होता, तो शायद उसे वास्तव में धोखा दिया गया होता। दूसरी पार्टी के बारे में सब कुछ उसकी आंखों में उसके सामने प्रकट होने के साथ जिया के होंठ एक धुंधली मुस्कान में उठने के बिना नहीं रह सके। उसने देखा कि आदमी उसकी ओर आ रहा है। उसके पास वास्तव में 170,000 युद्ध शक्ति है, जो कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन की तुलना में बहुत मजबूत है। महामहिम, क्या आप ग्रह होंगशान के श्री जिया हैं? उस आदमी का रवैया न तो नीच था और न ही अतिरंजित था, और उसके चारों ओर एक मजबूत नेता की आभा थी। नहीं, जिया ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, मैं ग्रह होंगशान का नेता हूँ, और आप हैं? हा, मेरा नाम रायगा है, जो बाकूफ ग्रह का संरक्षक है। मैंने सुना है कि श्री जिया बाकूफ ग्रह पर आए थे, इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे मिलने आया हूँ। मुझे अभी एहसास नहीं था कि श्री जिया इतने होनहार युवा होंगे। रायगा ने विनम्रता से बात की। किसी विशेषज्ञ का थोड़ा सा गर्व या उदासीनता भी नहीं देखी जा सकती थी। जिया ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दूसरे व्यक्ति ने उसे एक अच्छी भावना दी। ऐसा लगता है कि प्लेनेट बाकूफ में सयान की प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मूल रूप से कुख्यात सैयां अचानक आकाशगंगा के शांति रक्षक योद्धा बन जाएंगे। चूंकि रायगा गैलेक्टिक पेट्रोल के संपर्क में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सयान की शक्ति के वर्तमान स्तर से अवगत था। इसलिए सयन के नेता जिया से मिलना बेहद महत्वपूर्ण था। शुरुआत से वह जिया के शरीर से किसी भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सका। यह उसके लिए एक अविश्वसनीय झटका था, और वह जिया के लिए और भी विनम्र होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये कुछ भी नहीं है मिस्टर रायगा की तुलना में, जो एक स्टारफील्ड के संरक्षक हैं, मैं बहुत कम हूँ। कोई भी चापलूसी को नापसंद नहीं करता है, इसलिए जिया ने सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया दी, जबकि रायगा के बारे में जानकारी उनके दिमाग में दिखाई दी। रायगा एक निम्न स्तरीय ग्रह का मूल निवासी, लेकिन क्योंकि उसने गलती से एक अजीब फल खा लिया, उसने ताकत में भारी वृद्धि का अनुभव किया, जिससे आसपास के स्टारफील्ड के भीतर सनसनी फैल गई। लगभग तुरंत बड़ी संख्या में एलियंस उत्साहपूर्वक जांच करने के लिए अपने घर की दुनिया में पहुंचे। हालांकि जब एलियंस अपने घर की दुनिया में पहुंचे, तो ग्रह एक रेगिस्तान में बदल गया था और किसी को भी कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। तब से रायगा ने बाकुफ ग्रह पर बसने से पहले ब्रह्मांड को भटकना शुरू कर दिया। आज तक इसकी रक्षा की ये सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले की पिछली घटनाएं थीं। क्योंकि वह एक लंबे जीवन काल के साथ एक दौड़ से आया था, रायगा की उपस्थिति कभी नहीं
बदली। अपने अस्तित्व के कारण ग्रह बाकुफ पूर्वी क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक दुर्लभ स्वर्ग बन गया। हालांकि उनके मुंह से प्रशंसा भरे शब्द निकल रहे थे, जिया ने विशेष रूप से रायगा पर शोध भी किया था। वह जानता था कि रायगा एक ऐसा व्यक्ति था जो अकेलेपन को सहन कर सकता था। सच कहूं तो ये काफी सराहनीय था कि उनके जैसा मजबूत व्यक्ति कई सौ वर्षों तक ग्रह बाकुफ की रक्षा करेगा। जिया और रायगा ने दोस्ताना संबंध बनाने के पहले कदम पर बातचीत जारी रखी। अधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों का मतलब है अधिक कनेक्शन, और यह केवल पूर्वी क्षेत्र में संयन के विकास को बढ़ाने के लिए काम करेगा। उल्लेख नहीं है कि यह व्यक्ति ग्रह बाकुफ का शक्तिशाली संरक्षक था। जब रायगा ने जिया की असली ताकत का पता लगाया तो उसका पीला चेहरा एक गूंगा भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें सदमे और विस्मय से चौड़ी हो गईं। वह पहले कभी इतने मजबूत व्यक्ति से नहीं मिला था। कुछ मिनटों के बाद रायगा ने अलविदा कहा और चला गया। बाद में जब ग्रह बाकुफ के नेता ने पूछा कि ग्रह होंगशान का नेता कितना मजबूत था, तो रायगा ने जिया के साथ अपनी बैठक पर पीछे मुड़कर देखा और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। वह बस अथाह था। प्लेनेट बाकुफ के नेता चुप थे। ऐसा लगता है कि प्लेनेट होंगशान को उनका सबसे महत्वपूर्ण सहयोग भागीदार बनने के लिए नियत किया गया था। न केवल उनके पास उन्नत तकनीक है, बल्कि उनके नेता की ताकत अधिकांश अन्य ग्रहों के प्रति तिरस्कार दिखाने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उन्हें अपने सहयोग को गहरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच जिया शिलिंग और मायस से मिलने के लिए चला गया। जब वह बैठक स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह जल्दी थे और न तो शिलिंग और न ही मायस अभी तक वापस आए थे। इन दो बच्चों के पास समय की थोड़ी सी भी धारणा नहीं है। अपने आप से बुदबुदाते हुए जिया ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया और चुपचाप एक दुकान के सामने संगमरमर के खंभे पर झुकते हुए इंतजार किया। जल्द ही उसने शिलिंग को अपने हाथों में एक छोटे और बड़े बैग ले जाते हुए अपनी ओर उड़ते हुए देखा। अरे जिया, तुम यहाँ जल्दी आ रहे हो। होई पोई कैप्सूल में सामान डालते समय जिया ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, ये तुम हो जो देर से आया है, ठीक है? क्या मैंने पृथ्वी पर तुम्हारे लिए इनमें से बहुत सी चीजें नहीं खरीदी? हे, ये दुर्लभ है कि मैं खरीदारी कर सकता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे कुछ और खरीदना पड़ा। और जो चीजें आपने मुझे दी हैं, उन्हें मैंने पहले ही अपने संग्रह में डाल दिया है। शिलिंग ने खूबसूरती से अपनी जीभ बाहर निकाल ली। 15 साल की उम्र में वह बहुत उज्ज्वल और जिंदादिल हो गई थी। उसके सुंदर बादल जैसे बाल एक रिबन से बंधे हुए थे और छोटे बालों के कुछ किस्में उसकी आंखों को आधा ढक रही थीं। उसकी भौहों की सुरुचिपूर्ण जोड़ी एक घुमावदार चंद्रमा के आकार की थी और दोनों आंखें उज्ज्वल और चमकदार थीं, जैड जैसी त्वचा के साथ जो शहद की तरह कोमल और खुली थी। उसके पास एक पतली आकृति थी जो ऑर्किड के एक गुच्छे की तरह थी, जो शांत और प्राकृतिक थी। खासतौर पर उसकी छाती की घुमावदार रेखाओं ने उसे और भी जवां और खूबसूरत बना दिया। ठीक है, मायस के बारे में, क्या वह अभी तक वापस आ गई है? शिलिंग ने चारों ओर देखा। अभी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वह कहाँ भाग गई। हा, क्या वह नहीं आ रही है? जिया ने अपनी आंखों के कोने से किसी की झलक पकड़ी और साइड की ओर इशारा किया। वह एक नाजुक छोटी लड़की को ऊर्जावान रूप से दौड़ते हुए देख सकता था। उसकी कलाई पर छोटी घंटियां झनझनाहट कर रही थीं। उसने गर्म भोजन की एक बड़ी प्लेट पकड़ी हुई थी और अपना चेहरा भर रही थी। वह वास्तव में बेवकूफ लग रहा था। जिया ने अपनी भौहें उठाईं और अपने माथे को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 133 सुपर ड्रैगन बॉल इस समय विशाल आकाशगंगा में उड़ता है। विशाल ब्रह्मांड के भीतर उज्ज्वल और शानदार मिल्की वे एक रेशम रिबन की तरह था और विशाल आकाश चमकदार चमकते सितारों के साथ चमक रहा था। दोनों छोटे और बड़े सितारे रात के आकाश में बिखरे हुए थे, जो शानदार हीरे की तरह चमक रहे थे। अंधेरे के एक विशाल विस्तार से घिरे सितारों ने एक चमकदार पीला सफेद प्रकाश दिखाया। अचानक प्रकाश की एक चमक थी। गहरी और शांत जगह में ये बेहद आकर्षक था और अंधेरे के बीच एक अस्पष्ट बिंदु दिखाई दिया। यह एक छोटा सिल्वर ग्रे स्पेसशिप था। बिल्कुल बड़ा नहीं था, केवल कुछ दसियों मीटर लंबा था। जिया पायलट के केबिन में अकेली खड़ी थी। चूंकि जहाज को एआई के माध्यम से संचालित किया गया था, इसलिए उसे केवल कुछ निर्देशों को इनपुट करने की आवश्यकता थी। ड्रैगन बॉल रडार के अनुसार पहली सुपर ड्रैगन बॉल पास में होनी चाहिए। अंतरिक्ष यान में जिया पोर्टहोल के बाहर गहरे ब्रह्मांड को घूरते हुए एक नए प्रकार का ड्रैगन बॉल रडार पकड़े हुए था। जिया को प्लेनेट बाकुफ से शिलिंग और मायस के साथ लौटे कुछ महीने बीत चुके थे। वह तब से प्लेनेट होंगशान पर प्रशिक्षण ले रहे थे और अब आखिरकार सुपर ड्रैगन बॉलर्स की तलाश शुरू कर दी है। जिया सुपर शेरॉन की इच्छा बनाने के लिए सुपर ड्रैगन बॉलर्स की तलाश कर रहा था, जिससे ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता हासिल हुई। ड्रैगन बॉलर्स एक चमत्कारी वस्तु थी जो आमतौर पर कारण और प्रभाव दोनों को उलट सकती है और वास्तविकता में हस्तक्षेप कर सकती है। जब तक ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ या निर्माता की क्षमता से परे नहीं है, ड्रैगन बॉलर्स एक सुपर आर्टिफैक्ट थे जो हमेशा सफल होते हैं। यद्यपि इस कलाकृति की कई सीमाएं थीं, जिया का मानना है कि अपने स्वयं के ड्रैगन गेंदों को रखने से जो वह अपनी इच्छानुसार उपयोग कर
सकते हैं, ग्रह होंगशान और उसके लोगों के जीवित रहने की संभावनाओं की और गारंटी होगी। वास्तव में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था, यही है, जिया ड्रैगन गेंदों की चमत्कारी शक्ति से बेहद मोहित था। जब उन्होंने अपने पिछले जन्म में ड्रैगन बॉल एनीमे देखा तो वह हमेशा बहुत उत्सुक थे। शेनरॉन ने लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस तरह के तंत्र का उपयोग किया? क्या प्रक्रिया पूर्ण धातु अल्केमिस्ट के समान मूल्य के आदान प्रदान के समान थी, या जीटी की तरह जहां निश्चित नकारात्मक प्रभाव हैं? इस तथ्य के बारे में अस्पष्ट होने के कारण ड्रैगन गेंदों का उपयोग करते समय हमेशा बेचैनी की भावना होती थी। हालांकि वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि उसे उचित निर्णय लेने से पहले ड्रैगन गेंदों के पीछे के तंत्र की पूरी समझ न हो। प्लेनेट नेमेक के शेनरॉन पोरुंगा ने उन्हें बताया था कि ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक ड्रैगन गॉड जालामा की अनुमति प्राप्त करना था, और दूसरा इच्छा बनाने के लिए जालामा द्वारा बनाए गए सुपर ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग करना था। जिया की पसंद स्वाभाविक रूप से सुपर ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग करना था। सबसे पहले उन्होंने ड्रैगन बॉल रडार को पूरी तरह से अपग्रेड करने के लिए फीदिया वैज्ञानिकों की तलाश की, ताकि इसकी खोज रेंज को पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित किया जा सके। फिर उन्होंने एक छोटे से अंतरिक्ष यान में ग्रह होंगशान को अकेला छोड़ दिया। असीम ब्रह्मांड में ड्रैगन बॉल रडार की मदद से सुपर ड्रैगन बॉलर्स को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, खासकर जब वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग कर सकता था। जिया को परेशान करने वाली एकमात्र बात ये थी कि वह सुपर ड्रैगन बॉलर्स को खोजने के बाद उन्हें कैसे स्थानांतरित कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल का आकार गंभीर रूप से बहुत बड़ा था, जिसका व्यास 37,000 किलोमीटर से अधिक था। ये पहले से ही एक विशाल ग्रह के पैमाने पर था। उनकी तुलना में ग्रह होंगशान केवल एक छोटा संगमरमर था। इतने बड़े द्रव्यमान के साथ इसे स्थानांतरित करने का मुद्दा एक बड़ा सिरदर्द होगा। जिया के लिए इस आकार के एक बड़े ग्रह को नष्ट करना वास्तव में आसान होगा, लेकिन इसे स्थानांतरित करने के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से थोड़ा सा भी आश्वासन नहीं था। यह मिल गया। ड्रैगन बॉल रडार में टिमटिमाते उज्ज्वल धब्बे करीब और करीब आ रहे थे। जिया ने तुरंत अंतरिक्ष यान के एआई को पूरी गति से करीब आने का आदेश दिया। जल्द ही जिया के सामने एक विशाल गहरे नारंगी रंग की वस्तु दिखाई दी। यह एक सुपर क्रिस्टल बॉल थी जो एक औसत ग्रह से भी बड़ी थी। अराजक आकाशगंगा के बीच बिखरी हुई, ये बिल्कुल शानदार लग रही थी। यह एक सुपर ड्रैगन बॉल है। इसका आकार वास्तव में है विशाल। अपने सामने गेंद को देखते हुए जो एक औसत ग्रह से बड़ी थी, जिया के चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव प्रकट हुआ। वह सुपर ड्रैगन बॉल के सरासर आकार से वास्तव में आश्चर्यचकित था। इसकी तुलना में पृथ्वी और नामेक दोनों के ड्रैगन गेंदें वास्तव में बहुत छोटी थीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अफवाह थी कि प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन गेंदें सुपर ड्रैगन बॉलर्स से पॉलिश किए गए टुकड़ों के टुकड़े थीं। ये वास्तव में बहुत बड़ा है। मैं इसे कैसे परिवहन करूं? जिया परेशान था। इतने बड़े आकार को सबसे उन्नत विदेशी तकनीक की सहायता से भी नहीं ले जाया जा सकता था। इसके अलावा चूंकि यह एक ड्रैगन बॉल भी थी, इसलिए पृथ्वी शेरॉन की शक्ति के लिए सुपर ड्रैगन बॉल को प्रभावित करना शायद मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि मैं केवल ये देखने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग कर सकता हूं कि क्या मैं इस ग्रह को अपने साथ ले जा सकता हूं। इस पर सोचने के बाद वह किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। जिया ने विशाल ड्रैगन बॉल को देखा और निगल लिया। वह इसे एक कोशिश देने के लिए दृढ़ था। एक उग्र की अचानक उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया और वह अंतरिक्ष में तैरने लगा। उन्होंने अंतरिक्ष यान पर एक विशेष बटन दबाया। इसके बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई, धुआं उठा और अंतरिक्ष यान एक छोटे होई पोई कैप्सूल में बदल गया। होई पोई कैप्सूल ग्रह होंगशान पर बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसे दूर रखते हुए जिया जल्दी से सुपर ड्रैगन बॉल के पास पहुंचे। क्योंकि जिस अवस्था में वह खुद को की में लपेट सकता था, उसकी अवधि बहुत कम थी। जिया लंबे समय तक अंतरिक्ष में नहीं रह सकता था। उसे कम से कम समय में सब कुछ खत्म करना चाहिए। जैसे जैसे वह ड्रैगन बॉल के करीब और करीब आया, इसका विशाल आकार अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया। जब जिया के हाथों ने ड्रैगन बॉल की सतह को छुआ, तो यह एक विशाल ग्रह की सतह पर होने जैसा था। जहां तक आंखें देख सकती थीं, यह एक नारंगी रंग की पारदर्शी कांच की गेंद की तरह लग रहा था। नीचे देखते हुए यहां तक कि कई गिल्ड स्कारलेट सितारे भी थे जिन्हें गेंद के केंद्र में देखा जा सकता था। वे मरमग्य और क्रिस्टल स्पष्ट थे, जैसे कि छोटे हीरे नारंगी प्लेट की सतह पर बिखरे हुए थे, जो शांत सुंदरता का स्पर्श प्रदर्शित करते थे। ये सुपर ड्रैगन बॉल वास्तव में अजीब है। इतनी बड़ी मात्रा होने के बावजूद बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जिया ने भावनाओं के साथ सोचा और उसने पूरे दिल से अपनी अंतरिक्ष समय शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके शरीर के भीतर से राजसी और असीम ऊर्जा ड्रैगन बॉल की सतह को कवर करने लगी। जैसे जैसे वह अपनी ऊर्जा को प्रसारित करता रहा, जिया के माथे से पसीने की छोटी बूंदें निकलने लगीं। धीरे धीरे विशाल ड्रैगन बॉल की सतह को जाल जैसी पारभासी रेखाओं की एक परत द्वारा कवर किया गया था। जैसे जैसे पारभासी चमकदार रेखाएं अधिक से अधिक संघनित होती गईं, सुपर ड्रैगन बॉल अपनी मूल स्थिति से थोड़ा हटते हुए कभी भी थोड़ा
कंपन करने लगी। लॉन्च स्पेस टाइम एनर्जी के आउटपुट को बढ़ाते हुए जिया जोर से चिल्लाया और फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने की कोशिश की। इस प्रकार इतिहास में तत्काल संचरण का सबसे बड़ा पैमाना लॉन्च किया गया था। इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ एक पूरे ग्रह को साथ ले जाना इस क्षमता का एक शानदार अभिनव उपयोग था। याड्रेट्स और सुप्रीम काई दोनों इसकी कल्पना करने में भी असमर्थ थे, क्योंकि केवल जिया के पास ऐसा करने के लिए रहस्यमय महाशक्ति थी। उसी समय इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया गया था। ब्रह्मांड के स्टार चार्ट का एक टुकड़ा जो पोरुंगा ने अपने मस्तिष्क में रखा था दिखाई दिया और जिया ने तुरंत एक निर्णय लिया और सुपर ड्रैगन बॉल को लाने के लिए एक खाली और विशाल क्षेत्र चुना। अंधेरे का एक विशाल विस्तार, उसके आसपास कोई तारा नहीं था। मिल्की वे गैलेक्सी और यहाँ तक कि अन्य आकाशगंगाएं यहाँ से बेहद दूर थीं, जिससे ये ब्रह्मांड साथ में सबसे खाली जगह बन गई। अचानक अंतरिक्ष विकृत हो गया। एक पल के लिए एक चांदी की रोशनी चमकी और एक विशाल गहरे नारंगी लाल रंग का कांच का ग्रह अचानक कहीं से दिखाई दिया। जिया का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने जल्दी से एक श्वास उपकरण निकाला और शुद्ध ऑक्सीजन की गहरी सांस ली। मनुष्यों की तरह सयान बहुत लंबे समय तक एक ग्रह के वायुमंडल को नहीं छोड़ सकते थे। जब ताज़ा ऑक्सीजन ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो अंधेरी घुटन महसूस पूरी तरह से फैल गई थी, जैसे कि उसका दिल और आत्मा गर्म धूप में नहाया हुआ था, बेहद गर्म और आरामदायक महसूस कर रहा था। उन्होंने हवा के एक गहरे मुंह में सांस ली और तेजी से अंतरिक्ष से एक सेंजू बीन निकाला और इसे खा लिया। समृद्ध जीवन शक्ति ने आसानी से और चुपचाप अपनी प्रभावशीलता प्रदर्शित की, जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो गया। बेहद विशाल ड्रैगन बॉल को देखते हुए जिया मुस्कुराया और उग्रकी ने उसे एक बार फिर से घेर लिया। मैंने नहीं सोचा था कि सुपर ड्रैगन बॉल को परिवहन करने में 10 मिनट से अधिक समय लगेगा, लेकिन मैंने आखिरकार इसे स्थानांतरित कर दिया है। खैर, यूनिवर्स 7 में अभी भी 3 और बचे हैं, फिर मुझे अभी भी यूनिवर्स 6 में जाना है। जिया ने अंदर से सोचा, ये जानकर कि 7 सुपर ड्रैगन बॉलर्स पूरे ब्रह्मांड 6 और 7 में बिखरे हुए थे। वर्तमान में ब्रह्मांड 7 में 4 और ब्रह्मांड 6 में 3 थे। हर बार जब कोई इच्छा पूरी होती है तो 7 सुपर ड्रैगन गेंदें एक बार फिर 2 ब्रह्मांडों में बेतरतीब ढंग से बिखर जाएंगी। नोवेल USB कॉम। थोड़ी देर आराम करने के बाद जिया ने ड्रैगन बॉल रडा निकाला और एक बार फिर अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ घंटों बाद 2 और सुपर ड्रैगन बॉलर्स को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया। 3 विशाल ड्रैगन गेंदों को अंतरिक्ष में एक व्यवस्थित तरीके से पंक्तिबद्ध किया गया था और गहरे नारंगी खगोलीय वस्तुओं ने एक साथ रखे जाने पर एक गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 134 ब्रह्मांड 6 3 सुपर ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के बाद जिया यूनिवर्स 7 में आखिरी ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक गया। मूल काम में विवरण के अनुसार यूनिवर्स 7 में आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल एक 4 सितारा गेंद थी। यह एक उच्च आयाम के भीतर एक हाइपरस्पेस में स्थित था और ब्रह्मांड की धूल की एक मोटी परत में ढका हुआ था। यह एक ठोस भटकने वाले ग्रह की तरह लग रहा था। अपने हाथ में ड्रैगन बॉल रडा से अपनी याददाश्त और पहचान दोनों पर भरोसा करते हुए और साथ ही पोरुंगा के यूनिवर्स स्टार चार्ट के साथ मिलकर जिया को इसे खोजने में काफी समय लगा। उन्होंने आखिरकार एक अजीब और दूरस्थ स्थान में आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल पाया। उम्र के कारण ड्रैगन बॉल की सतह धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी और इसकी सतह असमान और नियमित रूप से बिखरे हुए प्रभाव क्रेटर से युक्त थी, दोनों बड़े और छोटे। अगर यह ड्रैगन बॉल रडा नहीं था जो स्पष्ट रूप से दिखाता था कि यह एक ड्रैगन बॉल थी, तो उसने सोचा होगा कि यह एक साधारण ग्रह था। ये ब्रह्मांड 7 में आखिरी ड्रैगन बॉल है। ये वास्तव में खोजने के लिए आसान था। जिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि वह अपने साथ एक ऑक्सीजन उपकरण ले जाने के दौरान अंतरिक्ष में तैर रहा था। तुरंत उसने अपनी हथेली को पलट दिया और एक हल्के नीले रंग की ऊर्जा लहर संघनित हो गई। ऊर्जा की लहर उनके हाथ के भीतर चारों ओर उछल गई। इससे पहले कि यह सुपर ड्रैगन बॉल की दिशा में टकराए, हल्के नीले प्रकाश के निशान को खींचते हुए कच कच अंतरिक्ष में ध्वनियों को स्वाभाविक रूप से प्रसारित नहीं किया जा सकता था, इसलिए ग्रह की सतह की ओर उखड़ने वाली ऊर्जा तरंगों की आवाज सुनना असंभव था। हालांकि नग्न आंखों से देखा जा सकता है कि चट्टान से ढके ग्रह की सतह संपर्क के क्षण में अचानक ढह गई। धूल और चट्टानें भयंकर रूप से फैलने लगीं। पूरा चट्टानी ग्रह कांपता हुआ लग रहा था। जल्द ही ग्रह की सतह पर अचानक एक दरार खुल गई। धीरे धीरे अधिक से अधिक दरारें दिखाई दीं, जब तक कि वे सचमुच ग्रह की सतह पर हर जगह नहीं थे। बूम! अंत में ग्रह अब ऐसी विशाल ऊर्जा की बमबारी का सामना नहीं कर सकता था। ग्रह में विस्फोट हुआ और एक नारंगी लाल रंग की कांच की गेंद का पता चला। 4 गिल्ड स्कारलेट तारे भी देखे जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कोण से वे रंगीन और चमकदार लग रहे थे। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर मूल फिल्म की तरह ही यह 4 सितारा गेंद है। इसे स्थानांतरित करने के बाद यूनिवर्स 7 से सभी सुपर ड्रैगन बॉलर्स इकट्ठा हो जाएंगे। ड्रैगन बॉल को देखकर जो एक शानदार चमक का उत्सर्जन कर रहा था, जिया खुशी से मुस्कुराया। इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से दूसरों के
साथ उन्होंने जो किया उसे दोहराते हुए विशाल ड्रैगन बॉल को स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे जबरदस्त प्रयास किए गए। चौथे सुपर ड्रैगन बॉल को अन्य ड्रैगन गेंदों के साथ एक साथ इकट्ठा किया गया था। अपने हाथों को ताली बजाते हुए वह एक निश्चित दूरी पर वापस चला गया। ब्रह्मांड के विशाल अंधेरे में 4 विशाल ड्रैगन गेंदें एक साथ रखे जाने पर शानदार लग रही थीं। इसके बाद जिया को विचार करना था कि शेष 3 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के लिए यूनिवर्स 6 की यात्रा कैसे करें। इसके बारे में सोचने के बाद जिया ने एक सांस ली। कोई और तरीका नहीं है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड 6 की यात्रा करने के लिए मुझे काई की पवित्र दुनिया से बाहर निकलना होगा। हालांकि शक्तिशाली इंस्टेंट ट्रांसमिशन उसे 2 ब्रह्मांडों के बीच की बाधा के पार नहीं ले जा सका। जिया स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर वह ब्रह्मांड 6 में जाना चाहता है तो उसे काई की पवित्र दुनिया से एक रास्ता खोजना होगा, क्योंकि काई की पवित्र दुनिया व्यवहारिक रूप से ब्रह्मांड 7 के केंद्र में थी। वहां से, जो एक उच्च स्थान पर था, पूरे ब्रह्मांड 7 का निरीक्षण करना संभव था। शायद वह वहां से ब्रह्मांड 6 की यात्रा करने के तरीके पर सुराग पा सकता है। बेशक विनाश के देवता के ग्रह का भी यही कार्य था। ये सिर्फ इतना था कि बीरस वहां सो गया था और जिया वास्तव में विनाश के भगवान के संपर्क में फिर से नहीं आना चाहता था। इसकी तुलना में वह काई की पवित्र दुनिया में जाना पसंद करेंगे। जैसे ही प्रकाश की एक क्षणभंगुर किरण चमकी, जिया की आकृति अचानक धुंधली हो गई और जल्द ही अंतरिक्ष से गायब हो गई। जिस क्षण वह दिखाई दिया वह ब्रह्मांड 7 के उच्च आयाम में था। काई की पवित्र दुनिया। कई तारे एक दिव्य ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। उसके सामने पहले की तरह ही प्रेरी थी, अंतहीन, दूर, दिव्य। एक सुरुचिपूर्ण वर्धंत आभा ने उस पर हमला किया और एक शांत सुगंध हवा में व्याप्त हो गई। काई की पवित्र दुनिया पर जिया का ये दूसरा मौका था। एक बार जब वह उतरा तो उसने तुरंत अपनी सारी आभा को एकजुट कर दिया। आखिरकार वह अवैध रूप से घुसपैठ कर रहा था। वह बिल्कुल किबिटो और ईस्ट सुप्रीम काई को उकसा नहीं सकता था, अन्यथा ये वास्तव में एक परेशानी होगी। novelUSB.com। एक पहाड़ की ढलान पर छोटे बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए पौधों से घिरा हुआ जिया एक बड़े देवदार के पेड़ के खिलाफ झुका हुआ था, जबकि यूनिवर्स 7 का स्टार चार्ट उसके दिमाग में तैर रहा था। अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग करते हुए उन्होंने धीरे धीरे ब्रह्मांड 6 के उल्लंघन की खोज की। काई की पवित्र दुनिया पूरे ब्रह्मांड में उच्चतम बिंदु पर थी और इस तरह 2 अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच निकटतम स्थान भी था। यहाँ पड़ोसी ब्रह्मांड की क्रिस्टल दीवार का पता लगाना आसान था। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसा लग रहा था कि सफलता मिलेगी। अचानक उसने एक असामान्य आभा पकड़ी। उसके दिमाग में एक उज्ज्वल प्रकाश को आधा और जिया ने अचानक आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और उसी आभा की खोज जारी रखी। जैसे जैसे उनकी चेतना ने गहराई से जांच करना जारी रखा, उनके दिमाग में यूनिवर्स 6 का स्टार चार्ट स्पष्ट और स्पष्ट होने लगा। जिया की काली आंखें चमकीले रंगों से चमक रही थीं और उसके होंठ थोड़े ऊपर उठे। अंत में एक धुंधली मुस्कान प्रकट हुई। मुझे उल्लंघन का पता लगाने दो। जिया ने राहत की सांस ली और अपने माथे से टपकते पसीने को पोंछने के लिए ऊपर पहुंच गया। उनका मूड अच्छा था। उन्होंने एक बार फिर अपनी ऊर्जा जारी की। फिर ब्रह्मांड 7 के स्टार चार्ट का अनुसरण करते हुए काई की पवित्र दुनिया एक उभरे हुए शटर के रूप में उनकी चेतना ब्रह्मांडों के बीच क्रिस्टल की दीवार से टूट गई और ब्रह्मांड 6 में प्रवेश किया। अंत में उन्होंने ब्रह्मांड 6 के स्थान की खोज की। हुओ प्रकाश की एक संक्षिप्त चमक के बाद जिया अचानक ब्रह्मांड 7 को छोड़कर काई की पवित्र दुनिया से फिर से गायब हो गया। ब्रह्मांड 6 जिया न्यू आकाशगंगा। यह मिल्की वे गैलेक्सी के समान कई मायनों में एक बड़े पैमाने पर आकाशगंगा थी। यह असंख्य बड़े और छोटे सितारों और यहाँ तक कि अधिक ग्रहों और धूमकेतुओं से बना था। लंबे समय तक इसने कई देदीप्यमान और गौरवशाली ब्रह्मांड सभ्यताओं का उत्पादन किया है। 2 सितारों से बने एक द्विआधारी तारामंडल में 1 दर्जन से अधिक मध्यम आकार के ग्रहों ने एक रंगीन चमक उत्सर्जित की। जिया चुपचाप अंतरिक्ष में खड़ा था और आश्चर्य से देख रहा था। उसके सामने का दृश्य थोड़ा परिचित था। ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं नहीं थीं जो इतनी समान दिखती हैं और कई बाइनरी स्टार सिस्टम भी थे। प्लेनेट सेला, जहां उन्होंने अपने बचपन में अपना पहला मिशन अंजाम दिया था, एक बाइनरी स्टार सिस्टम में था। ग्रह नामक एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में स्थित था। ये ब्रह्मांड 6 था। ये ब्रह्मांड 7 से बहुत अलग नहीं लग रहा था। बेशक ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 जिसमें जिया रहता है, दोनों को जुड़वां ब्रह्मांडों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए सभी ग्रह मूल रूप से लगभग एक ही स्थिति में स्थित थे। इस समय उन्होंने एक बर्फीले नीले ग्रह को भी देखा, जो आकार में ग्रह होंशान साथी तारे के समान था। ग्रह मीशान। संभवतः वहां जीवित प्राणी रह सकते हैं। ये सोचने पर जिया एक नजर डालने के अलावा कुछ नहीं कर सका। प्रकाश की एक किरण चमकी और वह सीधे बर्फीले नीले ग्रह की ओर उड़ गया। इसके वायुमंडल में प्रवेश करने पर उन्होंने जल्दी से भूमि पर एक शहर के संकेतों की खोज की। ये सरल और अपरिष्कृत शैली वाला एक शहर था, जो कुछ हद तक पृथ्वी की यूरोपीय मध्ययुगीन वास्तुकला शैली जैसा दिखता था। जिया का दिल धड़क उठा। ऐसा लगता था कि यह एक जीवन ग्रह था।
इसके अलावा इमारत की विशेषताओं और कस्बों के वास्तविक आकार को देखने के बाद वह जानता था कि यह एक आदिम सभ्यता वाला ग्रह था। हालांकि उनकी निराशा के लिए उन्होंने जिन शहरों को देखा, हालांकि हम छोटे नहीं हैं, वे सुनसान थे। यह एक उजाड़ दृश्य था और दुर्लभ कुछ पैदल यात्री जल्दी में इधर उधर भाग रहे थे। माहौल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रह के निवासी एक अर्ध मानव जाति थे जो शारीरिक रूप से मनुष्यों के समान थे। हालांकि उनकी त्वचा बैंगनी थी और उनके पास कोई कान फ्लैप नहीं था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती नॉवेल यूएसवी कॉम अध्याय 135 ब्रह्मांड राजा। यहाँ क्या हुआ? जिया ने एक व्यक्ति को एक तरफ खींच लिया, संवाद करने के लिए फीडियास द्वारा विकसित एक भाषा अनुवाद उपकरण का उपयोग किया। यह उपकरण मस्तिष्क तरंगों के माध्यम से अन्य लोगों के दिमाग में अपने विचारों को प्रोजेक्ट कर सकता है, इस प्रकार संचार के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आदिवासी अविश्वसनीय रूप से भयभीत था। जिया द्वारा एक तरफ खींचे जाने के बाद ये वास्तव में उत्तेजित हो गया और बेतहाशा अपने अंगों को हिला दिया। जिया को ये जानने में बहुत समय लगा कि इस विमान को प्लेनेट आइस कहा जाता था और जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें लुमिरेन कहा जाता था। वे एक साधारण और काफी शांतिपूर्ण जाति थे। यदि आप उनकी रहने की आदतों का वर्णन करना चाहते थे तो यह उनके पिछले जीवन से पृथ्वी की तरह था। वे उस प्रकार के लोग थे जिन्होंने विकास के लिए पर्यावरण का शोषण किया। हालांकि एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि वे पारिस्थितिक प्रणाली को नष्ट कर रहे थे तो उन्होंने खुद को शासन करना शुरू कर दिया। जीवित रहने के लिए विभिन्न देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ें और शांति को बढ़ावा दें जब युद्ध हर जगह फैलता है। संक्षेप में, लुमिरेन में जिया ने अपने पिछले जीवन से पृथ्वी की समानता देखी। अंतर केवल इतना था कि ग्रह पर मार्शल आर्ट का अस्तित्व था और अभी दयनीय लुमिरेन एक ब्रह्मांड राजा द्वारा हमले के अधीन थे जिन्हें ऑन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में पूरे ग्रह पर हर कोई इस आपदा से बचने के लिए जितना संभव हो सके भाग रहा था। ग्रह पर स्थिति के बारे में पता लगाने के बाद जिया अवाक था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह ग्रह केवल एक निम्न स्तरीय सभ्यता द्वारा बसा हुआ था, जिसका अर्थ था कि उनके लिए अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी होना असंभव था, जिसका अर्थ यह भी था कि ये लोग केवल ग्रह पर कहीं भाग सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑन नामक व्यक्ति उन सभी को एक एक करके नष्ट करने की योजना बना रहा था? फिर लोग विरोध कैसे नहीं कर रहे थे? ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने पिछले जन्म की फिल्मों में देखा था। हर बार जब दुनिया भर में कोई आपदा आती थी तो शहर पलट जाते थे। भीड़ से बचने के लिए अत्यधिक भीड़भाड़ वाले होते थे, जो बड़े शहरों से गांवों की ओर और गांवों से पहाड़ों की ओर भाग रहे होंगे। वास्तव में अधिकांश को ये भी नहीं पता कि कहाँ भागना है, वे बस भागने के लिए भीड़ का पीछा करते हैं। इसके तुरंत बाद जिया ने पाया कि ग्रह पर उच्चतम ऊर्जा स्तर 500 युद्ध शक्ति से कम था, जबकि ग्रह पर हमला करने वाले एलियन ने करीब 5000 युद्ध शक्ति। ताकत में इतनी बड़ी असमानता के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन लोगों ने यहाँ अपना मनोबल खो दिया है। जिया ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। लेकिन लुमिरेन्स के पास निश्चित रूप से एक अच्छी किस्मत है, क्योंकि वे मुझसे मिले हैं। ये देखते हुए कि आप सभी पृथ्वी के समान कैसे दिखते हैं, मैं कार्रवाई करूंगा और आपकी मदद करूंगा। जिया कार्रवाई करने की तैयारी करते हुए बेहोश होकर मुस्कुराया। इसे ब्रह्मांड 6 में पहुंचने पर उनकी पहली लड़ाई माना जा सकता है। इस बीच शहर के केंद्र में फ्रंटलाइन पूरी तरह से खंडहर में थे। धुआं और गोलीबारी कभी खत्म नहीं हुई थी। प्लेनेट आइस की प्रतिरोध सेना ऑन के अधीनस्थ एलियंस के खिलाफ लड़ रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान में धुआं भर गया। हालांकि स्थिति एक तरफा तरीके से बिगड़ती जा रही थी। उनके हथियारों ने ऊर्जा हमलों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया और इसलिए प्रतिरोध सेना एलियंस के लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। एलियन की युद्ध शक्ति अधिक नहीं थी, केवल कई सौ से थोड़ा अधिक थी, लेकिन यह इन ग्रह बर्फ के साधारण अर्ध मनुष्यों से निपटने के लिए पर्याप्त था। एलियंस को केवल कुछ ऊर्जा विस्फोटों को आकस्मिक रूप से फायर करना था और वे अपने किलेबंदी को उड़ा सकते थे, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते थे। असमानता इतनी बड़ी थी, वे व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। जनरल डेरियस, एलियंस के खिलाफ हमारी गोलीबारी अप्रभावी है। एक अधिकारी दुख और आक्रोश की अभिव्यक्ति के साथ पक्ष में अपने जनरल की ओर चिल्लाया। मम। जनरल डेरियस ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपना चेहरा हिलाया, जबकि उसके चेहरे से ठंडी रोशनी भी बर्फ और ठंड पैदा कर सकती थी। उन्होंने अचानक पूछा, मास्टर कुर्ले के पक्ष में स्थिति कैसी है? मास्टर कुर्ले प्लेनेट आइस पर सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर थे। उनके शिष्य पूरे ग्रह पर थे और वह लुमिरेन्स की एकमात्र आशा थे जो उनकी जीत या हार का फैसला करेंगे। अधिकारी के हाव भाव जम गए। इससे पहले कि उन्होंने जल्दबाजी में जवाब दिया, मास्टर कुर्ले ने कुछ समय पहले अपने शिष्यों के साथ एलियन के गढ़ पर हमला किया था। उन्होंने सफलतापूर्वक कई सौ एलियंस को मार डाला, लेकिन अंत में एलियंस ने आपसी विनाश में मरने का विकल्प चुना। उनके कई शिष्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक मास्टर कुर्ले ठीक है, ये ठीक है। जनरल डेरियस की अभिव्यक्ति ने सांस लेते हुए कहा, कौन सोच सकता था कि उनकी ताकत इस स्तर तक पहुंच जाएगी।
ये एलियंस गंभीर रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। यदि उनकी सभ्यता ग्रह बर्फ पर जीवित रहना चाहती है तो उन्हें हमलावर एलियंस को नष्ट करना होगा। लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे और पौराणिक यूनिवर्स किंग ऑन ने अभी तक हमला भी नहीं किया था। कौन जानता था कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। प्लेनेट आइस और उसके लोगों के अंधेरे और धुंधले भविष्य के बारे में सोचते हुए जनरल डेरियस का चेहरा काले बादलों से ढका हुआ था। जनरल डेरियस, जल्दी से स्क्रीन को देखो। एक रहस्यमय व्यक्ति एलियन के गढ़ पर हमला करता प्रतीत होता है। उनके बगल में बैठा अधिकारी अचानक जोर से चिल्लाया, जबकि उत्साह से स्क्रीन पर दिखाए गए दृश्य की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया वह एक मानव था जो 80-90% लुमिरेन की तरह दिखता था। आश्चर्य से चकित होकर जनरल डेरियस ने देखा कि आदमी बाहरी बल पर भरोसा नहीं करता था और सीधे आकाश में तैर रहा था। वह हवा में शान से घूम रहा था, जैसे कि वह केवल एक आंगन में टहल रहा हो। उसकी बाहें हल्के से नाच रही थीं और अनगिनत छोटी छोटी पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली ऊर्जा घनी बूंदाबांदी में छिड़क रही थी। डू डू डू, आसमान से बूंदाबांदी गिरी और चमकती चमक अचानक आकाश से चमक उठी। एक प्राकृतिक बूंदाबांदी आमतौर पर किसी भी वस्तु को चुपचाप नम कर देती थी, लेकिन इस ऊर्जा बूंदाबांदी ने बिना किसी खून के मार डाला। चुपचाप किले के भीतर सभी एलियंस एक छलनी की तरह छलनी थे। भयावह, ये गंभीर रूप से बहुत डरावना था। जनरल डेरियस और पक्ष के अन्य सैनिक दहशत में दिख रहे थे। इसके तुरंत बाद डिस्प्ले स्क्रीन से एक दृश्य पेश किया गया था। यह एक गहरी और गहरी नजर थी, एक तेज तलवार की तरह। ये डिस्प्ले स्क्रीन से गुजरती थी और जनरल डेरियस के दिल में घुस जाती थी। प्रतिरोध सेना के सभी लोग तलवार जैसी नजर से तुरंत डर गए। उनका रंग घातक पीला हो गया और उनके फेफड़े हवा के लिए भारी सांस लेने लगे। फिर उन्होंने स्क्रीन में व्यक्ति को गायब होने से पहले बेहोश मुस्कुराते हुए देखा। जल्दी से पता लगाएं कि वह आदमी कौन है और तुरंत विदेशी किलेबंदी की स्थिति की जांच करने के लिए किसी को घटनास्थल पर भेजें। जनरल डेरियस की आवाज पूरे भूमिगत में गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी जो लुमिरेंस से मिलता जुलता था, प्लेनेट आइस और इसके लोगों की आशा था। हाँ सर, उनके बगल वाले अधिकारी ने जोर से जवाब दिया और जल्दी से कर्मियों की व्यवस्था करने के लिए बाहर चले गए। अपने सहायक के जाने के बाद जनरल डेरियस ने एक बार फिर स्क्रीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसे एक चमकदार और मर्मज्ञ दृष्टि से घूर रहा था। भले ही स्क्रीन खाली थी, जनरल डेरियस अंतहीन दिवास्वप्नों से भरा था। एक रहस्यमय विशेषज्ञ अचानक सामने आया था जब प्लेनेट आइस जीवन और मृत्यु के मामले से गुजर रहा था। शायद ये देवताओं का एक एहसान था। वे केवल इस पर अपनी सुंदर उम्मीदें रख सकते थे। ग्रह बर्फ के दूसरी तरफ जनरल डेरियस के अधीनस्थों के आने से पहले जिया टेलीपोर्ट हो गया, सीधे तथाकथित यूनिवर्स किंग ऑन के उड़ान अंतरिक्ष किले की ओर बढ़ रहा था। फ्लाइंग स्पेसफोर्ट समताप मंडल के भीतर रहता था और एक डिस्क के आकार का मध्यम आकार का जहाज था। इसे देखते ही जिया ने सभी रुचि खो दी। तो ये पता चला कि यह तथाकथित यूनिवर्स किंग ऑन एक विदेशी था जिसकी युद्ध शक्ति 5000 से अधिक नहीं थी। वह एक विशेषज्ञ नहीं था जिसे जिया ने सोचा था कि उसने जानबूझकर अपनी आभा को रोक दिया था। अंत में वह केवल एक छोटा डाकू था जो अपने अधीनस्थों के साथ इस दूरस्थ आकाशगंगा में एक अत्याचारी की तरह काम कर रहा था। ऐसा व्यक्ति केवल फ्रीजा कोर में एक दस्ते का नेता हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह वास्तव में खुद को ब्रह्मांड राजा कहने की हिम्मत करता है। ये देखकर जिया अपनी अज्ञानता को थोड़ा हास्यास्पद पाए बिना नहीं रह सका, जबकि इस तरह की एक निरर्थक यात्रा करने के लिए उग्र था। फ्रीजा का ब्रह्मांड सम्राट एक बहुत अधिक विश्वसनीय नाम था। इन बंदरों में वास्तव में खुद को पहाड़ का राजा घोषित करने की हिम्मत थी, जबकि बाघ दूर था। युद्ध शक्ति की यह छोटी मात्रा केवल इस दूरस्थ क्षेत्र में ही दिखाई जा सकती है। अगर वे मध्य क्षेत्र में जाते तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 136 चंपा का स्वादिष्ट भोजन। जैसे ही जिया अंतरिक्ष यान का अवलोकन कर रहा था, केबिन का दरवाजा अचानक खुल गया और एक लंबा आदमी जिया के सामने उड़ गया और उसके बोलने की प्रतीक्षा किए बिना अभिमानी रूप से चिल्लाया, आप कौन हैं और आप मेरे अंतरिक्ष यान के सामने क्यों खड़े हैं? क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना? यूनिवर्स किंग ऑन। यूनिवर्स किंग, जिया ने आश्चर्य से पूछा। यह सही है, मैं ब्रह्मांड राजा ऑन हूँ। आप इस ग्रह के किसी व्यक्ति की तरह नहीं दिखते हैं। बेहतर होगा कि आप समझदार बनें और तुरंत इस जगह को छोड़ दें। ऑरन, ये देखते हुए कि दूसरा आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है, अपने दिल में कुछ आशंकित था और किसी भी अनावश्यक परेशानियों को रोकने के लिए उसे दूर भगाना चाहता था। लेकिन एक राजा की तरह रहने के कई वर्षों के बाद, हालांकि उसे अनजाने में एक अभिमानी और बॉसी स्वर में बोलने के लिए मजबूर किया। शायद अपने दिमाग में वह अपने सामने छोटे बच्चे के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। ब्रह्मांड राजा खुद को ऐसा उपनाम देने के लिए इस व्यक्ति से कितना अज्ञानी है। जिया ने अपना सिर हिलाया और सख्ती से ऑन से कहा, मुझे कहना है, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि इस बिंदु पर जीने में सक्षम हैं। ब्रह्मांड में कितने मजबूत विशेषज्ञ थे। ये वास्तव में एक चमत्कार था कि वह अब तक इतने अभिमानी रूप से जी सकता था।
बेटा, क्या तुम मौत का सामना कर रहे हो? ऑन नाराज था। जैसे ही वह बोला, उसने अपनी तकनीक इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस छोटे से ब्राट को अपने रास्ते पर भेजने की तैयारी की। ये देखते ही जिया ने एक बार फिर अपना सिर हिला दिया। ये ऑन ये भी नहीं जानता था कि अफसर को कैसे पकड़ना है। यहाँ तक कि जब वह आक्रमण कर रहा होता है, तब भी उसे अपनी तकनीक को अंजाम देने के लिए इतना समय लेने की जरूरत होती है। निश्चित रूप से उच्च और शक्तिशाली अभिनय करने के इतने आदी होने के बाद वह अब अफसरों के महत्व को नहीं समझता था। इस तरह की लड़ाई की विधि वास्तव में बहुत आदिम और काफी अवास्तविक थी। मैं किस असभ्य क्षेत्र में आया हूँ? तुरंत उसने उसके साथ उलझने में रुचि खो दी। उन्होंने यूनिवर्स किंग नामक इस झुंझलाहट को जल्दी से निपटाने का इरादा किया। स्वाभाविक रूप से ऑन और उसके अंतरिक्ष यान को नष्ट करने से सेकंड में ध्यान रखा जा सकता था। इस तरह के मामूली मामले को स्वाभाविक रूप से गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। एक बार निर्णय लेने के बाद ऑन का भाग्य निर्धारित किया गया था, इसलिए उसने आकस्मिक रूप से एक महाद्वीप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत ऊर्जा लहर को फेंक दिया। इसे एक और नजर दिए बिना जिया सीधे चले गए। जिया के जाने के कुछ ही समय बाद ऊर्जा की लहर जहाज से टकरा गई और बेहद चमकदार आतिशबाजी की तरह एक विस्फोट ने आकाश को सजा दिया। ये यूनिवर्स किंग ऑन का अंत था, जो प्लेनेट आइस के कई जीवित प्राणियों के खतरे में था। यहाँ तक कि अंत तक वह ये भी नहीं जानता था कि उसे किसने मारा। कुछ ही समय बाद जनरल डेरियस और उनके अधीनस्थ, जिन्हें खबर मिली, जल्दी से दौड़े और देखा कि जहाज का मलबा जमीन पर गिर गया है। वे उत्साह से अपने आप के बगल में थे। यूनिवर्स किंग ऑन की अचानक मौत से एलियंस घबरा गए, जबकि लुमिरेन्स बहुत प्रेरित हो गए। एक पल में हमलावर एलियंस के खिलाफ प्रतिरोध विजयी रूप से आगे बढ़ने लगा। ब्रह्मांड के सबसे दूर के हिस्से में एक विचित्र जगह में जहां गहरे बैंगनी रंग की बिजली चमकी और गड़गड़ाहट लुढ़क गई। गहरे बादलों और धुंध के बीच कई बड़े खगोलीय पिंड धीरे धीरे अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। केंद्र में एक समचतुर्भुज के आकार के खगोलीय पिंड के ऊपर एक विशाल और मुरझाया हुआ पेड़ था। पेड़ काफी बड़ा था और समचतुर्भुज खगोलीय पिंड उसके बोनसाई बर्तन की तरह दिखता था। हालांकि इसके ऊपर असंख्य झीलें और पहाड़ बिखरे हुए थे। एक झील के किनारे एक घास का मैदान था, जिसमें एक हरी आकृति जमीन पर बैठी थी। व्यक्ति के लंबे चांदी भूरे बाल थे और उसकी गर्दन के चारों ओर प्रकाश की एक तैरती हुई अंगूठी थी। उसके सुडौल शरीर से ये स्पष्ट रूप से एक महिला थी। इस समय महिला अपने शांत चेहरे पर मुस्कान के साथ ऊपर क्रिस्टल बॉल को घूरते हुए अपने हाथ में एक राजदंड पकड़े हुए थी। क्रिस्टल बॉल उसे वह सब कुछ दिखा रही थी जो जिया ने यूनिवर्स 6 पर आने के समय से और प्लेनेट आइस छोड़ने तक किया था। जिया की हर हरकत पर महिला द्वारा नजर रखी जा रही थी। याया, किसने सोचा था कि कोई यूनिवर्स 7 से आ सकता है? ऐसा कुछ कई सालों में नहीं हुआ है, लेकिन उसके आचरण के आधार पर वह एक बुरे व्यक्ति की तरह नहीं लगता है, इसलिए मैं उसे रहने दूंगा। औरत धीरे से मुस्कुराई, जैसे सब कुछ नियंत्रण में था। जिया, इस घुसपैठिए के प्रति उसकी कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं थी। इसके बाद एक फिल्म देखने की तरह वह रुचि से भरी हुई थी। इस समय झील के किनारे दूर से एक बैंगनी आकृति दौड़ती हुई आई। ये लंबे कानों वाला एक मोटा व्यक्ति था, जो भोला और निर्दोष दिखता था, लेकिन कुछ हद तक हास्यपूर्ण भी था। अपने हाथों में एक मोटे पक्षी के अंडे को पकड़े हुए वह महिला के बगल में चला गया। वाडोस, देखो, अभी मुझे बैरन पक्षी का अंडा मिला। अरे, जल्दी से इसे मेरे लिए पकाओ। मोटे व्यक्ति ने अपने हाथों में एक बड़े अंडे को पकड़े हुए विनती की, जिसका चेहरा लालसा से भरा था। चंपा समा, तुम फिर चुपके से नश्वर संसार में भाग गए। क्या मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया था कि आप प्रति वर्ष केवल एक बैरन पक्षी अंडे खा सकते हैं? यदि आप अक्सर ऐसा करते रहेंगे, तो बैरन पक्षी जल्दी से विलुप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है, तो यह एक समस्या होगी अगर मैं इसे अब और नहीं खा सकता। अपना सिर पकड़ते हुए वाडोस ने उसके सामने अनियंत्रित चंपा सामा को देखा और कहा, यह मोटा बैंगनी प्राणी वास्तव में ब्रह्मांड 6 के विनाश का देवता था। ब्रह्मांड 7 के विनाश के देवता बीरस का जुड़वा भाई था। बीरस के समान चंपा का स्वभाव भी मनमौजी था। ये कहा जा सकता है कि वे जुड़वा भाई कहलाने के योग्य थे। वे दोनों अनियंत्रित, घमंडी, अलग थलग और बेहद अभिमानी थे। हालांकि बीरस की तुलना में चंपा का स्वभाव बहुत अधिक सरल था। जब तक कोई अपने पंखों को परेशान नहीं करता था, तब तक वह मूल रूप से एक गूंगा बच्चा था, अविश्वसनीय रूप से भोला। विनाश के देवता के रूप में अपना काम करने के अलावा उनका सबसे बड़ा शौक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की कोशिश करना था। लेकिन बीरस की तुलना में जो अपने भोजन के बारे में मसालेदार था, चंपा के मानक बहुत कम थे। सिर्फ एक बैरन पक्षी का अंडा उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। विडोस, बस एक बार कृपया इसे मेरे लिए पकाएं। बैरन बर्ड का अंडा वास्तव में स्वादिष्ट है। विनाश के देवता, चंपा ने अपने होंठ चाटे और उसे उम्मीद से देखा। चंपा समा, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करना है। नोवेल्यूएसपी कॉम। वाडोस ने अपना सिर हिलाया और चंपा की मांगों को पूरा करने के लिए खड़ा हो गया। आखिरकार उसे विनाश के परमेश्वर के वचनों को सुनना पड़ा, इसलिए उसने अपनी पतली उंगली बढ़ाई और इसे शून्य में
इंगित किया। चंपा के हाथ में बैरन पक्षी का विशाल अंडा तुरंत तैरकर उसके हाथों में गिर गया। बैरन पक्षी नश्वर दुनिया में किसी ग्रह से एक प्रागैतिहासिक पक्षी था। जब यह वयस्क हो जाता है तो इसमें असाधारण ऊर्जा हमले होंगे। इसका अंडा शुतुरमुर्ग की तरह बहुत बड़ा था, जिसकी सतह मोटे अंडे के छिलके की एक परत में लिपटी हुई थी। दरअसल अंडे को अच्छी तरह उबालने के बाद उसका स्वाद ऐसा ही कहा जा सकता था। यह नश्वर दुनिया में भोजन के बीच ऐसा ही था। हालांकि वाडोस स्वाभाविक रूप से चंपा को ये कभी नहीं बताएगा। जब तक चंपा सामा इन्हें खाते रहेंगे तब तक ये पर्याप्त होगा, अन्यथा वह फिर से वजन बढ़ा देगा। इतना बड़ा बैरन बर्ड का अंडा बहुत दुर्लभ है। वाडोस ने भारी पक्षी के अंडे को हिलाया और चंपा पर अपना सिर उठाते हुए पूछा, क्या चंपा समा इसे उबला हुआ या तला हुआ खाना पसंद करेगी? क्या कोई अंतर है? चंपा ने अपना सिर झुका लिया। वह बहुत उज्जवल नहीं था और खाने के अलावा उसके पास खाना पकाने का कोई कौशल भी नहीं है, इसलिए वह दो विकल्पों के बीच अंतर करने में असमर्थ था। बिना ज्यादा सोचे चंपा ने अपनी उंगली काट ली और आग्रह किया, जो भी हो, बस इसे स्वादिष्ट बना दो। फिर हमेशा की तरह मैं अंडे को उबाल लूंगा। चंपा समा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अंडे को उबालना इसे बनाने का सबसे आसान तरीका था। वाडोस के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने शालीनता से अपना राजदंड लहराया और अपना कार्य शुरू किया। राजदंड के ऊपर क्रिस्टल बॉल अचानक झिलमिलाने लगी और उसके सामने एक पूर्ण खाना पकाने का सेट दिखाई दिया, जैसे कि एक आयामी अंतरिक्ष द्वार खुल गया हो। वाडोस ने एक कड़ाही उठाई, उसे पानी से भर दिया, जलाओ लकड़ी जला दी और पानी के उबलने की प्रतीक्षा की। बिना किसी मसाला के उसने सीधे पक्षी के अंडे को अंदर फेंक दिया। जल्द ही अंडे को अच्छी तरह से उबाल लिया गया था। चंपा ने जल्दी से अंडे को बाहर निकाला, उसके अंडे के छिलके को छील दिया और जल्दी से उसमें से एक बड़ा मुंह निकाल लिया। चबाते समय उन्होंने तेज आवाज में कहा, अरे वाडोस, ये सबसे स्वादिष्ट भोजन है जो मैंने कभी खाया है। उस आदमी बीरस के पास निश्चित रूप से ऐसा कुछ खाने का कोई मौका नहीं है। हे, क्या हम जाकर उसे नाराज कर दें? उसने जो कहा उसे सुनकर वाडोस ने उसके माथे को पकड़ लिया और उसकी आंखों के कोने को थोड़ा ऊपर उठा दिया। उसने मन ही मन अंदर सोचा, मुझे डर है कि जब समय आएगा तो तुम चंपा सामा को नाराज कर दोगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 137 वाडोस हस्तक्षेप करता है। जैसा कि उसने इस बारे में सोचा, वाडोस को यकीन था कि वह चंपा को दिखाने के लिए बीरस की तलाश करने के लिए यूनिवर्स साथ में भागने नहीं दे सकती थी, अन्यथा बिल्ली बैग से बाहर हो जाएगी। इसलिए एक पल सोचने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, चंपा समा, यह एक अच्छा विचार नहीं है। हमारे बैरोन पक्षी यहाँ लगभग विलुप्त हो चुके हैं। यदि चंपा समा स्वादिष्ट बैरन अंडे को यूनिवर्स साथ में ले गया तो हमारे पास खाने के लिए और भी कम बचा होगा। इसके बजाय हमें इस स्वादिष्ट भोजन को छिपाना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वाडो ने धैर्यपूर्वक सुझाव दिया, क्या ऐसा है? चंपा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सुनहरी चमक सोच में चमक रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह आखिरकार कुछ पता लगाने लगा। उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई और अपनी छाती को बाहर फेंकते हुए हंसी में फूट पड़े। ठीक है वाडोस, आप जो कहते हैं वह सही है। मुझे ऐसी स्वादिष्ट चीजों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यह सही है कि मैं अकेले इसका आनंद लेता हूँ। बैरन पक्षी अधिक से अधिक दुर्लभ होते जा रहे थे। इस तरह का स्वादिष्ट भोजन केवल उसके द्वारा ही खाया जा सकता था। चंपा अपने दिल में खुद से खुश हुए बिना नहीं रह सकी। ये देखकर कि चंपा सामा को इतनी आसानी से धोखा दिया गया था, वाडोस ने अपने होंठ को ढक लिया और धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने चंपा समा को वापस सोने के लिए भेजने की तैयारी की। यद्यपि वाडोस विनाश के देवता चंपा की परिचारक थी, हालांकि उसे अपना अधिकांश समय नानी की तरह अभिनय करने में बिताना पड़ता है। चंपा की मानसिकता ऐसी थी जिसने उसे बीरस की तुलना में मूर्ख बनाना बहुत आसान बना दिया। ज्यादा सांस बर्बाद किए बिना वाडोस की रणनीति सफल रही। चंपा के सोने के लिए भागने के बाद वाडोस ने जमीन पर अपने राजदंड को साफ करने से पहले अपने नाजुक चेहरे पर एक हल्की मुस्कान प्रकट की। कचरे के साथ खाना पकाने के बर्तन जादुई रूप से गायब हो गए। फिर उसने अपनी पोशाक के किनारे को उठाया और जमीन पर बैठ गई। नश्वर दुनिया में स्थिति को नीचे देखना जारी रखा। उसके हाथ में राजदंड चमक उठा और एक बार फिर क्रिस्टल बॉल ने नश्वर दुनिया के दृश्यों को दिखाना शुरू कर दिया। ओह, वाडोस ने धीरे से कहा। इस बार उसने ब्रह्मांड 7 से आए मानव को ग्रह के आकार के गहरे नारंगी कांच के मोती को हिलाते हुए देखा। इस दृश्य में जिया अंतरिक्ष में तैर रहा था और फिर उसने फुसफुसाया। एक चमकदार सफेद चमक अचानक कहीं से नहीं चमकी और यह विशाल क्रिस्टल स्टार के चारों ओर लिपटी हुई थी, इसे अंतरिक्ष के माध्यम से खींच रही थी और गायब हो गई थी। ऐसा लगता है कि उसके पास स्पेस टाइम क्षमता के कुछ निशान हैं। उसकी चमकदार आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। हजारों साल हो गए थे जब वाडोस के शांत चेहरे पर आश्चर्य की एक चमक चमक रही थी, लेकिन ये केवल आश्चर्य था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिलचस्प है, मैंने नहीं सोचा था कि इस छोटे से इंसान ने ऐसी शक्ति में महारत हासिल
की थी। उसने असंख्य वर्षों का अनुभव किया था और युगों में कई महान बदलाव देखे थे, तो उसने किस तरह के चरित्र नहीं देखे हैं। जिया ने अपनी क्षमता दिखाते हुए उसे केवल थोड़ी दिलचस्पी दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वह विशाल नारंगी मोती ड्रैगन भगवान जमाला द्वारा बनाई गई इच्छा मोती प्रतीत होता है। मैंने सुना है कि उन मोतियों का उपयोग करके कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। क्या ब्रह्मांड 7 से आने का उनका उद्देश्य इन इच्छा मोतियों को इकट्ठा करना है? वाडोस एक आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल वह सुन सकती थी। तुरंत उसने कुछ सोचा था क्योंकि उसके शांत चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिल गई थी और उसकी हल्की नीली हरी आंखों में शानदार रंग चमक रहे थे। इच्छा करने वाले मोती, हालांकि ब्रह्मांड 6 की वस्तुएं हैं। अगर यूनिवर्स 7 के लोगों के लिए उन्हें दूर ले जाना इतना आसान था, और अगर चंपा समा को इसके बारे में पता चला, तो वह निश्चित रूप से बेहद नाराज होंगे। मुझे कठिनाई का स्तर बढ़ाने दो। जैसे ही वह बोलती थी, उसने अपने हाथ में राजदंड चलाया और हल्के से उसे कई बार जमीन की ओर थपथपाया। डू डू डू। राजदंड वास्तव में घास के मैदान को नहीं छूता था, बल्कि शून्य में टैप किया जाता था। अंतरिक्ष के ताने बाने के साथ साथ एक शांत झील में कंकड़ की तरह छोटी छोटी अस्पष्ट तरंगें अचानक गिर गईं, जिससे संकेंद्रित चिकनी तरंगें दिखाई देने लगीं। नश्वर दुनिया में जिया ने अगले ड्रैगन बॉल के ठिकाने का पता लगाने के लिए नया ड्रैगन बॉल रडार निकाला, इस बात से अनजान कि वह पहले से ही यूनिवर्स 6 के सबसे भयावह अस्तित्व के रडार पर था। अचानक रडार में शेष 2 सुपर ड्रैगन गेंदों का प्रतिनिधित्व करने वाले उज्ज्वल बिंदु झिलमिलाने लगे। इसके तुरंत बाद वे रडार स्क्रीन से गायब हो गए और फिर से दिखाई दिए। हालांकि उनकी स्थिति बदल गई थी। स्थान में एक मामूली बदलाव का मतलब केवल ये हो सकता है कि यह अपने मूल स्थान से अनगिनत आकाशगंगाएं दूर थीं। सुपर ड्रैगन बॉलर्स बिना किसी कारण के अपनी स्थिति नहीं बदल सकते थे और विशेष रूप से अनगिनत आकाशगंगाओं को एक बार में स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। जिया ने इस स्थिति को देखा और उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं। क्या हो रहा है? क्या ड्रैगन बॉल रडार खराब है? यदि ड्रैगन बॉल रडार खराब था, तो उसे यूनिवर्स 7 पर लौटना होगा और इसे ठीक करने के लिए फिदियास से पूछना होगा। यह न केवल समय लेने वाला होगा, बल्कि इससे काय की पवित्र दुनिया में खोजे जाने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वह यात्रा करता था। वह अभी भी बेहद कमजोर था। काय की पवित्र दुनिया में प्रवेश करना और छोड़ना बेहद खतरनाक है। वह उजागर नहीं हो सका। पा उसकी हथेली ने ड्रैगन बॉल रडार को थपथपाया, ये देखते हुए कि इसका कोई प्रभाव नहीं था। वह केवल रडार पर पुनरारंभ बटन दबा सकता था और इसे पुनरारंभ कर सकता था। novelUSB.com आमतौर पर एक पुनरारंभ सबसे प्रभावी उपाय है जब तक कि यह एक हार्डवेयर समस्या नहीं थी। केवल इस बार वह निराश था। जब रडार फिर से शुरू हुआ, तो वह ये जानकर आश्चर्यचकित था कि न केवल ड्रैगन बॉल रडार सामान्य नहीं हुआ था, बल्कि स्क्रीन पर उज्ज्वल बिंदु वास्तव में 2 से 1 में बदल गए थे। दूसरे सुपर ड्रैगन बॉल का सिग्नल चला गया था। ये समस्या वास्तव में गंभीर थी। इस मुद्दे पर उलझन में आकर उनकी भौहें और भी तन गईं। पूरी तरह से ठीक ड्रैगन बॉल के संकेत में एक असामान्यता क्यों हुई? ऐसा लगता है कि रडार वास्तव में खराब है। इसे भूल जाओ। आइए पहले उस जगह पर एक नजर डालें जिसे रडार ने प्रदर्शित किया था। अगर वहां ड्रैगन बॉल नहीं है, तो रडार निश्चित रूप से टूट जाता है। कार्रवाई के इस तरीके पर निर्णय लेते हुए जिया ने रडार पर दिखाए गए स्थान पर टेलीपोर्ट करने की तैयारी की। किसी भी मामले में उनके प्रदर्शनों की सूची में इंस्टेंट ट्रांसमिशन था, इसलिए वह एक नजर डालने के लिए बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस तरह वह ये भी निर्धारित कर सकता था कि यह वास्तव में रडार की खराबी थी या नहीं। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। यूनिवर्स 6 का स्टार चार्ट उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सक्रिय करने वाले थे। अचानक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में हलचल मच गई और एक अवर्णनीय लहर एक राक्षसी लहर की तरह उसकी ओर बह गई, जिससे वह तत्काल संचरण स्थिति से बाहर निकल गया। यह ऊर्जा, यह अंतरिक्ष समय का हेरफेर है। इस शक्ति की विशेषता को महसूस करते हुए जिया का रंग उदास हो गया। अब वह कैसे नहीं जान सकता था कि वह किसी की योजना में आया था, और इसके अलावा वह व्यक्ति अंतरिक्ष समय क्षमता में हेरफेर करने में भी विशेषज्ञ था। ब्रह्मांड 6 में वास्तव में ऐसा व्यक्ति है? जिया की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। अंतरिक्ष समय को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता उनके हाथों में सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड थी। वह इसे कभी भी आसानी से उपयोग नहीं करेगा। यदि यह उजागर हो गया, तो यह अपनी प्रभावशीलता खो देगा। ये काफी आश्चर्य की बात होगी कि क्या उसका मूड अभी भी अच्छा होगा। उस व्यक्ति का उद्देश्य केवल मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने से रोकना प्रतीत होता है, और कुछ नहीं। वह इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं? हैरान, वह चौंक गया जब उसके कान के बगल में एक नर्म आवाज बजी। ब्रह्मांड अंतरिक्ष ध्वनि संचारित नहीं कर सकता था, लेकिन ये ध्वनि एक लहर की तरह थी जो सीधे उसके मस्तिष्क में प्रेषित होती थी। नौजवान, तुम जो यूनिवर्स 7 से आए हो, न केवल आपने अनुमति के बिना प्रवेश किया, आपने मेरे यूनिवर्स 6 से चीजें भी चुरा ली, यहाँ तक कि नमस्ते कहने के लिए भी उल्लेख नहीं किया। ये ठीक नहीं है। 2 शेष इच्छा मोती, मैंने उन्हें दूर स्थानांतरित कर दिया है। यदि आपके पास उन्हें खोजने की क्षमता है,
तो मैं उन्हें आपको दूंगा। इसके अलावा मैंने 1 महीने के लिए आपके शरीर के भीतर अंतरिक्ष समय क्षमता को अवरुद्ध कर दिया है। ये चोरी करने के लिए आपकी सजा है। अच्छा प्रदर्शन करें। यूनिवर्स 7 के युवा। जब आवाज गायब हो गई तो मायावी भावना उसके मन से फैल गई। जिया ने अपनी भौहों को एक साथ बुना और अपने शरीर में अंतरिक्ष समय की शक्ति का आह्वान करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसा कि रहस्यमय महिला आवाज ने कहा, उसकी अंतरिक्ष समय क्षमता पर मुहर लग गई थी। जिया चुप था क्योंकि उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव चमक रहा था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह व्यक्ति उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखता था, अन्यथा यह उसकी अंतरिक्ष समय क्षमता को सील करने जितना आसान नहीं होगा। इस सरल निष्कर्ष पर आने के बाद जिया ने सोचा कि रहस्यमय महिला की आवाज किसकी थी। उन्हें ब्रह्मांड 6 के बारे में केवल बहुत कम ज्ञान है। केवल ये ब्रह्मांड 7 के साथ जुड़वा ब्रह्मांड है जहां वह रहता है। ग्रहों और जातियों के अलावा यहाँ सब कुछ अलग था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 138 बोफे ट्रेडिंग सेंटर। जानकारी की कमी के कारण जिया इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ था कि रहस्यमय व्यक्ति की पहचान क्या थी। स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड 6 में शायद कई शक्तिशाली महिलाएं थीं, लेकिन न केवल यह महिला जानती है कि वह ब्रह्मांड 7 से था, बल्कि वह आसानी से अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता को सील करने में भी सक्षम थी। यूनिवर्स 6 में इस व्यक्ति की पहचान शायद सरल नहीं थी। इन सभी जानकारियों के अनुसार वह अपने दिमाग में लोगों की सीमा को संकीर्ण कर सकता है। अचानक एक व्यक्ति का डेटा जिया के दिमाग में कौंध गया, जिससे उसे अपनी भौहें सिकोड़नी पड़ी। क्या यह वह हो सकता है? ब्रह्मांड 6 के विनाश के देवता के परिचय एंजल वाडोस। क्या यह अभी उसकी आवाज थी? ब्रह्मांड 6 में सबसे मजबूत महिला निस्संदेह विनाश के देवता एंजल वाडोस थी। जिया को लगता है कि उनका अनुमान बहुत करीब है, क्योंकि केवल उनके पास 2 ग्रह के आकार के सुपर ड्रैगन बॉलर्स को तुरंत स्थानांतरित करने की असाधारण क्षमता है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसने आसानी से अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता पर मुहर लगा दी, जैसा कि उसने कहा था कि वह करेगी। लेकिन दूसरे विचार पर, अगर वह आवाज वास्तव में उसकी थी, तो वह कुछ गंभीर परेशानी में था। उनकी पहचान वास्तव में विशेष थी। वह यूनिवर्स 7 विस की बड़ी बहन थी और इसी तरह अंतरिक्ष समय में भी हेरफेर कर सकती थी। वह मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए हानिरहित लग सकती है, लेकिन उसकी ताकत अथाह थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उसके स्तर का अस्तित्व कभी मुझ पर ध्यान देगा। ये सोचकर जिया खुद को रोक नहीं पाई और एक अजीब सी मुस्कान दे दी। आमतौर पर जो प्राणी बीरस और चंपा जैसे विनाश के देवताओं के शक्ति स्तर तक पहुंच सकते हैं, या उनके परिचारक विस और वाडोस, ब्रह्मांड पर बहुत कम ध्यान देंगे। वे बस अलग थलग पर्यवेक्षक थे जो ब्रह्मांड से अलग थे। यहाँ तक कि अगर एक आकाशगंगा नष्ट हो रही थी या अंधेरे बलों का विस्तार हो रहा था, तो ये केवल उन्हें एक खेल में दिखाए गए एक शुरुआती सिनेमाए की तरह प्रतीत होगा। बस उल्लेख करने लायक नहीं है। उनके जैसे लोगों के संबंध में, जब तक आप उनके पास भागने के लिए पर्याप्त दुर्भाग्यशाली नहीं थे, तब तक वे मूल रूप से आपके अस्तित्व को अनदेखा करेंगे। लोगों और देवताओं के बीच सबसे स्पष्ट अंतर यह है कि लोग धर्मनिरपेक्ष मूल्य निर्णय से परेशान हैं, चीजों को सही या गलत, अच्छे या बुरे के रूप में आंकना। दूसरी ओर, देवता सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, बच्चे केवल सही और गलत देखते हैं, जबकि वयस्क केवल पेशेवरों और विपक्षों को देखते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी निर्दयी हैं, असंख्य प्राणियों को पुआल कुत्तों के रूप में मानते हैं। न तो अच्छा और न ही बुरा, हर किसी के साथ उचित व्यवहार करना, ये देवताओं का राज्य है। विनाश के देवता के स्तर पर एक देवता के लिए मरने का हर किसी का अधिकार समान है, कम से कम उसके लिए। जो कोई भी उसका अपमान करता है, उसे मरना पड़ता है, बिना किसी अपवाद के। जिया ब्रह्मांड 6 में प्रवेश करने के क्षण से ही वास्तव में सतर्क था। वह तथाकथित यूनिवर्स किंग को नष्ट करने के समय के अलावा बहुत कम महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सुप्रीम काय जैसे लोगों से ध्यान आकर्षित करने से डरता था। अंत में वह केवल एक सुपर ड्रैगन बॉल को पकड़ने में कामयाब रहे। यद्यपि उन्हें कैस या सुप्रीम कैस द्वारा नहीं देखा गया था, फिर भी उन्होंने ब्रह्मांड 6 के सबसे शक्तिशाली होने से ध्यान आकर्षित किया। ये क्या मुसीबत है। सौभाग्य से वाडोस का उसके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह काफी खुश था। अगर वाडोस उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो वह विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वास्तविकता में वाडोस के व्यवहार से पता चला कि उसे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह सुपर ड्रैगन बॉलर्स ले रहा था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह उन्हें आसानी से ले। ड्रैगन बॉलर्स को घुमाने और अपनी स्पेस टाइम क्षमता को सील करके उसके लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिनाई का स्तर बढ़ गया था। जिया को उम्मीद है कि अगले 2 सुपर ड्रैगन गेंदों को दूर करना आसान नहीं होगा। बेशक वाडोस द्वारा परीक्षण किया जाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं थी। कम से कम उन्हें सुपर ड्रैगन बॉलर्स की तलाश करने के लिए यूनिवर्स 6 के सबसे मजबूत व्यक्ति की मंजूरी मिली। वह अब एक न्यायसंगत ड्रैगन बॉल साधक था। यहाँ तक कि अगर वह काय या ब्रह्मांड 6 के सर्वोच्च काय से मिले, तो वह अपनी पीठ को सीधा कर सकता था और यहाँ होने के अपने उद्देश्य के बारे में साहसपूर्वक बोल सकता था।
अब मुझे बस इस महीने से गुजरने का एक तरीका खोजना है। जब इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं किया जा सकता था, तो उसके लिए सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश करना लगभग असंभव था, क्योंकि इतनी दूर की दूरी चुनौतीपूर्ण थी और किसी को भी निराशा होगी। लेकिन सौभाग्य से जब वह यहाँ आए तो वह तैयार थे। उसने अपने बैग से एक हुई पोई कैप्सूल उठाया, ढक्कन खोला और इसे बाहर फेंक दिया। बैंग, धुएं का एक झोंका अंतरिक्ष में घूमता रहा और वैक्यूम द्वारा जल्दी से फैल गया। एक छोटा चांदी ग्रे जहाज अंतरिक्ष में कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। सौभाग्य से मैं इस अंतरिक्ष यान को अपने साथ लाया, अन्यथा मैं ब्रह्मांड में चारों ओर भटक रहा होता। जल्दी से जहाज में उतरने से पहले उसने हंसते हुए कहा। उन्होंने अपने ऑक्सीजन उपकरण हटा दिए और जहाज से उत्पन्न ऑक्सीजन की गहरी सांस ली। ये पूरी तरह से अलग लग रहा था। अंतरिक्ष यान छोटा और उत्तम दोनों था। इसका फ्रेम बड़ा नहीं था, लंबाई में केवल कुछ दसियों मीटर था। यदि उसके पास जहाज नहीं था तो उसके लिए अगले महीने जीवित रहना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। इस समय जिया अंदर से शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या वाडोस ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि कैसे एक साधारण मानव भोजन या पेय के बिना जीवित रह सकता है और एक महीने तक ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? मुझे डर है कि मैं बहुत पहले दम घुटने से मर गया होता। वह है, ये संभव था कि उसने एक नश्वर के जीवन पर भी विचार नहीं किया, क्योंकि उनमें से बहुत सारे थे। वे शायद उसकी आंखों में सिर्फ संख्या थे। भूल जाओ। उसने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह संभवतः वाडोस के साथ जाकर बहस कर सकता था। रडा पर केवल एक ड्रैगन बॉल का सिग्नल अभी भी है। चलो पहले उस दिशा में चलते हैं। ये तय करते हुए उन्होंने जहाज के स्मार्ट कंप्यूटर में कमांड इनपुट किया, जिससे ये ड्रैगन बॉल के स्थान की दिशा में आगे बढ़ सके। ड्रैगन बॉल रडा में एक मामूली विचलन वास्तव में कई आकाशगंगाओं की दूरी थी। अगर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जहाज का उपयोग करना है तो मुझे वहां उड़ान भरने में 10 साल से अधिक समय लगेगा। जिया जल्दी से टाइम पास करना चाहता है। एक महीने बाद वह एक बार में वहां यात्रा करने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करेगा। ... जिया से 15 आकाशगंगाएं दूर हैं। ब्रह्मांड 6 मिल्की वे आकाशगंगा कृत्रिम सितारों को विशाल दुर्जेय किलों की एक श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ जोड़ा गया था, जिसमें एक अभेद्य रक्षा थी। राजसी इंटरस्टेलर किले भयावह और भयावह दोनों थे। सभी एक सुपर मिश्र धातु का उपयोग करके बनाए गए थे और इसकी सतह पर हर जगह तोपों से बिखरे हुए थे। तोपों के मोटे काले थूथन इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उन सभी के साथ, यहाँ तक कि एलियंस जिनके पास दसियों हजार की युद्ध शक्ति थी, ने भी जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। ये यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस का इंटरस्टेलर ट्रेडिंग मार्केट था। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस एक सुपर गठबंधन था जिसे पूरे ब्रह्मांड 6 में पाया जा सकता था। यहाँ विशेषज्ञ कई थे, प्रत्येक एक शक्तिशाली बल को नियंत्रित करता है। गठबंधन बहुत बड़ा था और चाहे ताकतें न्याय की हों या बुराई की, वे सभी इसके साथ अटूट रूप से जुड़े हुए थे। ब्रह्मांड भाड़े के सैनिक यहाँ मिशन प्राप्त कर सकते हैं। न्याय संगठन यहाँ हथियार खरीद सकते थे, जबकि बुरी ताकतें ग्रहों को भी बेच सकती थीं। संक्षेप में, यह एक सुपर फोर्स था जहाँ मछलियों और ड्रैगन एक साथ मिश्रित होते थे। धन लोगों के दिलों को हिलाता है और रुचि सभी प्रकार की ताकतों को एक साथ ला सकती है और अंततः एक गठबंधन बना सकती है। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस की संरचना बेहद जटिल थी। जब तक व्यवसाय किया जा सकता है तब तक ये किया जाएगा, भले ही यह अंधेरा और बुरा या उज्ज्वल और अच्छा हो। जब तक कोई व्यवसाय किया जा सकता था तब तक इसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए गठबंधन के पास नीलामी है, इंटरस्टेलर एक्सप्रेस डिलीवरी है और यहाँ तक की हत्या, भाड़े के और ग्रह तस्करी संगठन भी हैं। इसी तरह का एक संगठन स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड 7 में भी मौजूद है। ब्रह्मांड में वाणिज्य गठबंधन एक अस्तित्व था जो ब्रह्मांड 6 के समान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। जब इस विशाल गठबंधन की तुलना में गैलेक्टिक गश्ती, जो मिल्की वे गैलेक्सी का प्रभारी था, एक हाथी के सामने एक माउस की तरह था। उनकी ताकत पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। यहाँ तक कि फ्रीजा और फ्रॉस्ट दानवों के अन्य सदस्य, जिनके नाम का उल्लेख सभी को डरा सकता था, को तथाकथित संविदात्मक दायित्वों पर पूरा ध्यान देते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लेन देन करना पड़ा। बेशक सब कुछ निष्पक्ष होने के लिए वाणिज्य गठबंधन के पास शक्तिशाली बल थे और पर्याप्त विशेषज्ञ थे जो एक करतल हमले में सब कुछ नष्ट कर सकते थे। उनके पास उन लोगों को दबाने के लिए पर्याप्त सैन्य बल हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, और यह वाणिज्य गठबंधन के लिए विश्वास का सबसे बड़ा स्रोत था। बोफेई ट्रेडिंग सेंटर गठबंधन के कई व्यापारिक केंद्रों में से एक है जो ब्रह्मांड 6 की मिल्की वे गैलेक्सी में तैनात था। ये 3 ठोस ग्रहों द्वारा बनाया गया था जहां व्यावहारिक रूप से कुछ भी व्यापार किया जा सकता था। व्यापार केंद्र का प्रभारी बोफेई नामक एक विदेशी था जो मिल्की वे गैलेक्सी में एक अथाह व्यक्ति था। बोफेई ट्रेडिंग सेंटर के बाहरी इलाके में विभिन्न प्रकार के उन्नत अंतरिक्ष यान एक अंतहीन धारा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब वे आंतरिक सकल में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने अंतरिक्ष यानों को छोटे आकार के जहाजों से बदल दिया था। इसके बाद ही वे प्रवेश कर सकते हैं।
वे अपने अपने ग्रहों पर अपनी इच्छानुसार घूम सकते थे, लेकिन जब वे बोफेई ट्रेडिंग सेंटर पहुंचे तो उन्हें अपनी उग्रता पर लगाम लगानी पड़ी और अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच फंसाना पड़ा। ये एलियंस सभी व्यापार करने, ग्रहों और दासों को बेचने के लिए भाग रहे थे। उन्होंने ग्रहों और सभी प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने की मांग की, लेकिन अपवादों के बिना उन सभी को बोफेई ट्रेडिंग सेंटर द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना था। इस समय हुआ लाला कहीं से हल्की सी कपकपी नहीं निकली और अंधेरी जगह अचानक तरंगित हो गई। इसके तुरंत बाद कपकपी बढ़ती गई और तब तक बढ़ती रही जब तक कि यह एक धब्बे से पूरे क्षेत्र तक फैल नहीं गई। पिच अंधेरी रात का आकाश अचानक गर्म पानी की तरह उबलने लगा। अंतरिक्ष में अचानक एक आंसू जबरन खोला गया और एक गहरी अंधेरी दरार अचानक खुल गई। फिर हर किसी की डरावनी नजर के नीचे दरार से एक विशाल काला नारंगी ग्रह उभरा। हे भगवान, यह क्या नरक है! एक विशाल ग्रह अचानक अंतरिक्ष में दिखाई दिया। उस चीज को देखो, ऐसा लगता है कि इसकी सतह पर अजीब स्टार प्रतीक हैं। क्या ये किसी तरह का खजाना हो सकता है? नोवेल USB.com। क्या उस चीज की नीलामी की जाएगी? मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे इसे प्राप्त करना होगा। अंतरिक्ष में दरार से निकली विशाल ग्लास क्रिस्टल बॉल को देखकर वहां मौजूद सभी एलियंस ने अपने मुंह चौड़े खोलकर अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आखिर यह चीज क्या है। कई चतुर लोगों ने पहले से ही क्रिस्टल ग्रह के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अंत में ये जगह बोफेई ट्रेडिंग सेंटर थी। यदि वे इसे मुफ्त में ले जाना चाहते हैं तो ये संभावना नहीं थी कि इस व्यापारिक केंद्र के एजेंट सर बोफेई सहमत होंगे। जल्दी कोई जाकर सर बोफेई को सूचित करे। इस रहस्यमय ग्रह पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भी भेजें। किसी को भी इसके पास न आने दें। व्यापार केंद्र पर गार्ड ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और जल्दी से आसपास के अधीनस्थों को आदेश दिया। एक एक करके व्यापारिक केंद्र के अधीनस्थ एलियंस ने कार्रवाई की और जल्दी से बड़ी मात्रा में व्यापारियों और एकल यात्रियों को दूर कर दिया। चूंकि ये बात अचानक व्यापारिक केंद्र के भीतर दिखाई दी, तो ये सर बोफेई की संपत्ति थी। इससे निपटने के तरीके पर अंतिम फैसला केवल सर बोफेई का था। किसी और को फायदा पाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह एक अटूट नियम था और सर बोफेई द्वारा निर्धारित एक नियम भी था। व्यापार केंद्र में आने वाले लोग स्वाभाविक रूप से इस लोहे से ढके नियम को समझते थे। यदि यह एक मूल हित को नहीं छूता है तो वे निश्चित रूप से किसी अज्ञात चीज के कारण शक्तिशाली सर बोफेई को उकसाना नहीं चाहेंगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 139 पिता और दो बेटे बोफेई ट्रेडिंग सेंटर मुख्य स्टार। यह एक ऐसा ग्रह था जो तकनीकी परिवर्तन से गुजरने के बाद अपनी मूल उपस्थिति को बनाए रखने में कामयाब रहा। इसके साथ ही ये ट्रेडिंग सेंटर की नीलामी आयोजित करने का स्थान भी था। साथ ही वह स्थान भी था जहां महान सर बोफेई रहते हैं। पैमाने पर सभी व्यापारिक ग्रहों से लेकर बड़ी मात्रा में दासों के व्यापार तक यहां किए गए थे। चूंकि सर बोफेई इतना शक्तिशाली अस्तित्व था, इसलिए किसी ने भी मुख्य तारे पर बेलगाम होने की हिम्मत नहीं की। इस समय सर बोफेई के महल में शानदार इंद्रधनुष जैसे रंगों ने आसपास के वातावरण को रोशन किया, जैसे कि ये दिन का समय हो। महल के हॉल के अंदर अच्छे समय का गुणगान करने के लिए गायन और नृत्य किया जा रहा था और संगीत के साथ सुंदर नर्तकियां शालीनता से नृत्य कर रही थीं। महल के हॉल के सामने 10 मीटर की लंबाई के साथ एक लंबी डाइनिंग टेबल थी। एक छोटी पहाड़ी की तरह चोटी पर शानदार भोजन का ढेर लगा हुआ था। लेकिन सुंदर दृश्यों के साथ अजीब बात यह थी कि 5 मीटर से लंबा एक विशाल साथी मेज के ऊपर झुका हुआ था और हॉल में प्रदर्शन की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए असभ्य और जोर से अपना काम कर रहा था और भोजन खा रहा था। अपने सामने के भोजन को पकड़कर उसने उसे अपने मुंह में भर लिया, जोर से चबाया और निगल लिया। उसके पक्ष में 2 छोटे पुरुष थे जो भोजन के साथ खुद को भी खा रहे थे। तीनों लोग ट्रेडिंग सेंटर के एजेंट बोफेई और उनके 2 बेटे थे। वर्तमान में वे एक भोज का आनंद ले रहे थे। बोफेई 5 मीटर से अधिक की ऊंचाई के साथ एक बड़ा बुरा एलियन था। उनकी क्रिम्सन त्वचा तराजू से ढकी हुई थी, जिसमें 4 आंखें और 3 लंबे भूरे रंग के लंबे सींग थे जो उनके सिर को सजा रहे थे। उनकी खोपड़ी कैप्टन गिनियो की तरह झुर्रियों से भरी हुई थी। उसकी 4 आंखों के बारे में 2 बंद थे जबकि 2 खुली थीं। उसकी खुली आंखों में 2 गहरे नीले पुतली एक वाइपर की तरह ठंडी रोशनी से झिलमिला रहे थे। उसकी ऊंचाई एक साधारण व्यक्ति की ऊंचाई से अधिक है, जिससे वह बेहद भयभीत दिखता है, जबकि उसका पूरा शरीर खतरनाक शक्ति के साथ विकिरण कर रहा था। पिताजी, कई दिनों में एक और नीलामी होगी। हम फिर से एक बड़ा भाग्य बनाने में सक्षम होंगे। बगल में बैठे बड़े बेटे बोको ने अपना मुंह पोंछा और चेहरे पर मुस्कुराते हुए भाव के साथ बोला। उनका शरीर उनके पिता बोफेई की तुलना में थोड़ा छोटा था। फिलहाल उसका पूरा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। हाँ, एक बार फिर हमारे लिए खाने की मेज पर बहुत सारे दयनीय मेमने होंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार कितने ग्रहों का व्यापार होगा? बोफेई ने अपने हाथ से खाना नीचे रख दिया। उसका बर्फीला चेहरा एक दुष्ट मुस्कान को प्रकट कर रहा था, क्योंकि उसने खुशी से अपने 2 बच्चों से पूछा था। मुझे लगता है कि यह लगभग 100 ग्रह होना चाहिए। मैंने सुना है कि राजीव ने हाल ही में बहुत सारे ग्रहों पर हमला किया। ऐसा लगता है कि शिगुरे को भी
बम्पर फसल मिली है, इसलिए इस बार लेनदेन की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं होगी। सबसे बड़े बेटे बोकू ने खुशी से कहा। हाँ, बोफेई भी अच्छे मूड में था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलियंस ने अपने सौदे कैसे किए, वह इससे एक उच्च एजेंट शुल्क एकत्र करने में सक्षम होगा। खरीदने और बेचने से लगातार भाग्य कमा रहे हैं। बेशक, एजेंट शुल्क एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। यदि यह एक नियमित ग्राहक या अपेक्षाकृत शक्तिशाली ताकत वाला व्यक्ति था, तो वह कम एकत्र करेगा। पिताजी, आपने पहले कहा था कि आप मुझे 4 ग्रह देंगे। आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। इस बार मैं लेनदेन से 4 ग्रहों को लेना चाहता हूँ। जबकि बोफेई एक अच्छे मूड में था, उसके दूसरे बेटे बोल्टन ने असंतोष से चिल्लाया, ले लो, हर बार इसे उठाना बंद करो। देखो कि मैंने आपको पहले ही कितने ग्रह दिए हैं। आप हमेशा कुछ दिनों के बाद उन्हें नष्ट करने का प्रबंधन करते हैं। बोफेई ने अपना हाथ हिलाया और ट्रेडिंग सेंटर में कुछ ग्रहों को बिना किसी परवाह के अपने सबसे छोटे बेटे को दे दिया। फिर उसने जोर से चेतावनी दी जैसे कि व्यापारिक सामान उसका अपना था। वैसे भी ट्रेडिंग सेंटर के एजेंट के रूप में बोफेई पास के स्टारफील्ड के बीच स्थानीय अत्याचारी था। चूंकि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती से ट्रेडिंग सेंटर लीडर पद के लिए पदभार संभाला, क्या इस ट्रेडिंग सेंटर को उनके पारिवारिक व्यवसाय के रूप में नहीं माना जाएगा? जब तक वे यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस को पर्याप्त पैसा सौंपते हैं, तब तक वे इस बात की कम परवाह कर सकते हैं कि एजेंटों ने अपने शासी क्षेत्रों में क्या किया। आखिरकार ब्रह्मांड एक कठोर जगह थी। कमजोर केवल ताकतवर का शिकार होते हैं। इस समय एक सुरक्षा गार्ड जल्दी से आया और बोफेई के कान में फुसफुसाया। सुनने के बाद उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य प्रकट हुआ और उसने तुरंत आसपास के सभी गार्डों और नर्तकियों को दूर जाने के लिए हाथ हिलाया। तुम एक बार और कहो। बोफेई खड़ा हो गया और एक मजबूत और भव्य आवाज में आदेश दिया। हाँ सर। बोफेई गार्ड ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, अभी थोड़ी देर पहले अंतरिक्ष में एक विशाल दरार के खुलने से पहले अंतरिक्ष अचानक कांपने लगा। एक विशाल क्रिस्टल ग्रह तब उस बड़ी दरार से उभरा। गार्ड ने ध्यान से समझाया कि उसने अभी क्या देखा था। बोफेई और उनके 2 बेटे सभी आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने ये खबर सुनी। बोफेई की गहरी नीली आंखें झिलमिला रही थीं, लालच से चमक रही थीं। क्या आपको यकीन है कि पूरा ग्रह क्रिस्टल से बना है? हाँ सर। बोफेई, इस अधीनस्थ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। वह ग्रह वास्तव में पूरी तरह से क्रिस्टल से बना है। ठीक है, अंधेरे नारंगी ग्रह के अंदर कुछ अजीब पैटर्न वाले तारे भी हैं। गार्ड सीधा खड़ा हो गया और जोर से जवाब दिया। बोफेई ने हल्के से सिर हिलाया और अपने दोनों बेटों को देखने के लिए मुड़। उसने देखा कि उनकी आंखें भी लालच से भरी हुई थीं, बिल्कुल उसकी तरह। सिर हिलाते हुए उसने अंदर से सोचा, उन्होंने वास्तव में उनकी मूल शिक्षाओं को सीखा है कि सभी अच्छी चीजें किसी की अपनी थीं। पिताजी, वह ग्रह निश्चित रूप से एक खजाना है। अगर हम इसे नीलाम कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ कमाएंगे। सबसे बड़े बेटे बोको ने चमकती आंखों से कहा। सबसे छोटे बेटे बोल्टन ने हालांकि असंतोष के साथ कहा। उन्होंने कहा, इस तरह के खजाने की नीलामी कैसे की जा सकती है? हमारे पास पैसा बनाने के कई अन्य तरीके हैं। जैसे ही हमने इस क्रिस्टल ग्रह के बारे में सुना, हम जानते थे कि यह कुछ अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। हमें इसे अपने हाथों में छोड़ देना चाहिए। इसे अपने पास रखने का कोई मूल्य नहीं है। बोकू ने अपना सिर हिलाया और विचार को अस्वीकार कर दिया। ये किसी और को देने से बेहतर है। बोकू और बोल्टन दोनों ने अपनी राय व्यक्त की, नहीं हार मान ली। बोफेई ने चुपचाप अपने 2 झगड़ते बेटों को देखा क्योंकि उन्होंने अपनी थोड़ी को थपथपाते हुए कहा, बहस करना बंद करो। सब कुछ तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि हम वास्तव में क्रिस्टल ग्रह को नहीं देखते। यदि यह एक खजाना है तो हम या तो इसे अपने पास रखेंगे या इसे और भी अधिक मूल्यवान चीज के बदले में नीलाम करेंगे। बोफेई ने अंतिम निर्णय लिया। हाँ पिताजी, ठीक है। ये देखकर कि उनके पिता पहले से ही एक निर्णय पर पहुंच गए थे, बोकू और बोल्टन का गुस्सा खत्म हो गया और झगड़ा करना बंद कर दिया। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। जब उनके पिता के फैसलों की बात आई तो दोनों अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी थे। पिता होने के मामले में बोफेई स्पष्ट रूप से किंग कोल्ट की तुलना में बहुत अधिक सफल था। बोफेई ने संतुष्टि में सिर हिलाया, अपने बेटों पर अपने प्रभाव से काफी खुश था। फिर तीनों जल्दी से अपने संबंधित अंतरिक्ष यान में मुख्य तारे से रवाना हो गए, ट्रेडिंग सेंटर के बाहरी इलाके की ओर दौड़ते हुए, जहां सुपर ड्रैगन बॉल दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद 3 अंतरिक्ष यान बाहरी इलाके में रुक गए और उन कृत्रिम सितारों के पास पंक्तिबद्ध हो गए। दूर से विशाल ड्रैगन बॉल अंतरिक्ष में तैरते हुए एक साधारण ग्रह की तरह लग रहा था, जिससे उन तीनों को सदमे की अभिव्यक्ति का पता चला। देखो पिताजी, क्रिस्टल ग्रह स्वाभाविक रूप से नहीं बना है। ऐसा लगता है कि इसे कृत्रिम रूप से पॉलिश किया गया था। बड़ा बेटा बोकू अपने दिल में कांपने और जोर से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक स्वाभाविक रूप से ग्रह में कभी भी इस तरह के पूरी तरह से सममित गोले का आकार नहीं होगा, और इसमें ग्रह में उन 5 बिंदु वाले तारे नहीं होंगे जो किसी भी कोण से खूबसूरती से संरचित दिखते हैं। इसके अलावा ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बेहद छोटा था। क्रिस्टल बॉल निश्चित रूप से सरल नहीं थी।
कृत्रिम रूप से एक बड़े ग्रह को चमकाने में सक्षम होने के लिए और एक आदर्श क्षेत्र में भी कठिनाई का स्तर सामान्य नहीं था। नोवेल यूएसबी कॉम, यह निश्चित रूप से एक अच्छा खजाना है, हमें इसे रखना होगा। ड्रैगन बॉल को देखने के बाद बोल्टन की आंखों ने व्यावहारिक रूप से सुनहरी किरणें छोड़ी। उसने जल्दी से अपने पिता को चेतावनी दी, इस डर से कि उसके पिता इसे नीलाम कर देंगे। यह क्या बात है? बोफेई सोच में खो गया था, ध्यान से इसकी जांच कर रहा था। उन्होंने क्रिस्टल बॉल पर नजर रखने के प्रभारी एलियन को इशारा किया और पूछा, क्या क्रिस्टल बॉल को कई लोगों ने देखा था जब यह उभरा था? हाँ सर बोफेई, जब ये रहस्यमय ग्रह दिखाई दिया तो कई व्यापारी और पैदल यात्री पास में जा रहे थे। हालांकि हमने बिना देरी किए उन्हें वहां से भगा दिया, लेकिन ये खबर पहले ही फैल जानी चाहिए थी। एलियन ने जवाब दिया और सब कुछ पूरे विस्तार से समझाया। ओह, बोफेई ने विचार करते हुए अपनी थोड़ी रगड़ी। उन्होंने कहा, मेरा आदेश पारित करें। नीलामी 2 महीने के लिए स्थगित कर दी जाएगी। उस समय क्रिस्टल ग्रह को अंतिम उत्पाद के रूप में नीलाम किया जाएगा। हाँ, पक्ष में एलियन ने अपना आदेश प्राप्त किया और वापस ले लिया। जहां तक नीलामी स्थगित करने के प्रतिकूल प्रभावों की बात है तो उन्होंने इस पर विचार करने की जहमत भी नहीं उठाई। जब नीलामी आयोजित की जाएगी तो ये हमेशा सर बोफेई पर निर्भर था कि वे अंतिम निर्णय लें। अगर वह इसे स्थगित करना चाहते थे तो यह निस्संदेह स्थगित हो जाएगा। यदि वह खबर को पूरी तरह से फैलाने की अनुमति देता है और कई लोगों को समाचार प्राप्त करने देता है तो नीलामी से कमाई अविश्वसनीय होगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 140 छठी ड्रैगन बॉल। नहीं पिता, क्या हमें वास्तव में इसे नीलाम करना होगा? बोल्टन अनिच्छुक था। यदि यह क्रिस्टल ग्रह उसे दिया गया था तो ये बिल्कुल एक तरह का होगा। बोफेई ने जवाब दिया, बोकू ने जो कहा वह सही है। ये बात निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से नहीं बनती है। इतना बड़ा मोती बनाना आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ किसी के द्वारा आकस्मिक रूप से बनाया जा सकता है? इसका मतलब है कि जिसने भी इसे बनाया है वह निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्ति है। इसके अलावा हम ये भी नहीं समझते कि यह क्या है। इसे अपने हाथों में रखने से केवल परेशानी होगी। यह ठीक है। बोल्टन थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन अंत में वह स्पष्ट रूप से जानता था कि क्या महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह 100 साल से अधिक उम्र का था और लंबे समय तक ब्रह्मांड में जीवित रहा था। उसने बस महसूस किया कि यह एक अफसोस की बात थी। ये कितना सुंदर ग्रह है और इसे नीलाम करना होगा। यहाँ तक कि उसके हाथों में ऐसा ग्रह पहले कभी नहीं था। हालांकि उनके पिता ने जो कहा वह भी सही था। कभी कभी कोई चीज जितनी सुंदर होती थी उतनी ही खतरनाक होती थी। वह केवल अनिच्छा से इस तरह के खजाने के साथ भाग ले सकता था। बाद में नीलामी स्थगित होने की खबर ट्रेडिंग सेंटर में हवा की तरह फैल गई। व्यापारी जो ग्रहों का व्यापार करने और दासों को बेचने की तैयारी कर रहे थे, वे स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थे। यदि माल लंबे समय तक उनके हाथों में ढेर हो जाता है तो उनका नुकसान निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा। इस प्रकार उन्होंने सभी पक्षों के माध्यम से कुछ पूछताछ की और पाया कि रहस्यमय क्रिस्टल ग्रह को अंतिम वस्तु के रूप में नीलाम किया जाएगा, इसलिए देरी हुई। हालांकि व्यापारी कुछ आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनके दिलों के भीतर असंतोष गायब हो गया। ट्रेडिंग सेंटर में देर से पहुंचने वाले व्यापारियों के लिए, हालांकि उन्होंने पाया कि एक नारंगी ग्रह कई अन्य लोगों की तरह अंतरिक्ष में दिखाई दिया था, उन्होंने सोचा कि नया नारंगी ग्रह केवल एक इमारत थी जिसे ट्रेडिंग सेंटर द्वारा बनाया गया था, और इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा था। आखिरकार एक ग्रह के आकार की क्रिस्टल बॉल ने ये धारणा दी कि यह ट्रेडिंग सेंटर का एक आभूषण था। इस कारण से उन्होंने सर बोफेई को इतनी असाधारण रूप से पैसा खर्च करने के लिए प्रशंसा की। कब तक उन्हें पता चला कि यह वास्तव में एक नीलामी आइटम था जिसे सर बोफेई ने प्राप्त किया था। बहुत बढ़िया। इस नीलामी का आइटम आकार गंभीर रूप से बहुत बड़ा था। अतीत में कभी भी पूरे ग्रह को स्थानांतरित नहीं किया गया था जब इसकी नीलामी की जा रही थी। व्यापारी अपने दिल में कहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। सर बोफेई वास्तव में साधन संपन्न है, वह इतने बड़े क्रिस्टल ग्रह पर भी पकड़ बना सकता है। नतीजतन ये खबर कि बोफेई ट्रेडिंग सेंटर में एक दुर्लभ क्रिस्टल ग्रह की नीलामी होने जा रही थी, जल्दी से फैल गई। ब्रह्मांड के व्यापारी ड्रैगन बॉल के मूल्य के बारे में स्पष्ट नहीं थे, न ही वे इसकी अचानक उपस्थिति का कारण समझते थे। अगर उन्हें पता था कि सुपर ड्रैगन बॉल क्या कर सकती है, भले ही उन्हें ये सब दांव पर लगाना पड़े और अपने परिवार के भाग्य को खोना पड़े, तो वे सुपर ड्रैगन बॉल को अपने लिए ले लेंगे। समय बीतता गया और एक झटके में 1 महीना बीत गया। जिन एलियंस ने खबर के बारे में सुना, वे सभी ट्रेडिंग सेंटर में इकट्ठा हुए। बोफेई ट्रेडिंग सेंटर के 3 सितारों में अचानक भीड़ हो गई। एलियंस जो पास के स्टारफील्ड से भाग गए, उन्हें हर जगह देखा जा सकता था। कुछ एलियंस जो बहुत दूर थे, खबर मिलने के बाद आराम करने के लिए बिना रुके भाग रहे थे। कौन जानता है कि नीलामी शुरू होने पर कितने लोग मौजूद होंगे। कई एलियंस जो पहले ही आ चुके थे, नीलामी शुरू होने से पहले निजी लेनदेन में लगे हुए थे। अन्य लोगों ने ड्रैगन बॉल को अपनी आंखों से देखने के लिए छोटे अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी इतनी बड़ी क्रिस्टल बॉल नहीं देखी थी। वे ड्रैगन बॉल की सुंदर, चिकनी और गोल उपस्थिति से बिल्कुल दंग रह गए।
दूसरी तरफ विशाल ब्रह्मांड में गहरे मिल्की वे गैलेक्सी से बेहद दूर एक चांदी भूरे रंग के अंतरिक्ष यान को एक छोटे उज्ज्वल उल्का की तरह तारों वाले आकाश के माध्यम से तेजी से देखा जा सकता है। यह उज्ज्वल प्रकाश अंधेरे के पर्दे के माध्यम से चमकता है, जो चमकदार और रंगीन प्रतिभा के निशान को पीछे छोड़ देता है। लगभग 1 महीना हो गया है जब वाडोस ने जिया की स्पेस टाइम क्षमता पर मुहर लगाई थी और ये जल्द ही रिलीज होने वाली थी। इस महीने के दौरान जिया, जो पहले अंतरिक्ष के शानदार दृश्यों को देखने और निहारने में रुचि रखते थे, अंततः दिन प्रतिदिन एक ही दृश्य को देखने के बाद ऊब गए, जिसके बाद जिया ने प्रशिक्षण के लिए अधिकांश समय का उपयोग किया। हालांकि जहाज का शरीर छोटा था, क्योंकि छोटा अंतरिक्ष यान एक जहाज था जिसे फिदेयास ने जिया के व्यक्तिगत उपयोग के लिए विकसित किया था। इसके अंदर सभी प्रशिक्षण सुविधाएं थीं। हालांकि यह निश्चित रूप से ग्रह होंगशान पर पूर्ण सुविधाओं के रूप में अच्छा नहीं था। एक आफ्टरइमेज दिखाई दी, उसके बाद एक फ्लैश, एक चमकदार और पारभासी ऊर्जा लहर बगल से उड़ गई। जिया, जो जहाज के अंदर चारों ओर कूद रहा था, अचानक ऊर्जा लहर के सामने रुक गया और ऊर्जा लहर पर हमला भेजा। उसके हाथों को कसकर एक साथ जकड़ लिया गया था, उसकी हथेलियां धीरे धीरे अलग हो गईं और वह एक मजबूत प्रकाश लाया जिसने जल्दी से एक भयावह ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। यह अपनी उंगलियों के माध्यम से दहाड़ता है, एक पौराणिक बाढ़ अजगर की तरह आने वाली ऊर्जा लहर का स्वागत करता है। गड़गड़ाहट, दबी हुई आवाजों के विस्फोट के साथ ऊर्जा के 2 झुरमुट टकरा गए और तुरंत एक उभरते हुए फूल की तरह धुंधले धुएं के एक विशाल बादल में उड़ गए, जो गलती से वसंत की हवा से मिल गया। यह एक सुंदर और नाजुक फूल में खिल गया। हिंसक विस्फोट के कारण जहाज हिल गया, जो बहुत तेज गति से यात्रा करते हुए बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से जहाज के प्रशिक्षण केबिन को विशेष सामग्रियों के साथ बनाया गया था जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। यदि नहीं, तो विस्फोट संभवतः अंतरिक्ष यान को नष्ट करने और लोगों को मारने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए जहाज पर प्रशिक्षण लेते समय उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा। एतर ओवल्यूएसबी कॉम उसने एक गीला तौलिया उठाया और अपने माथे से पसीना पोंछा। जिया का सुंदर चेहरा बेहोश हो गया जब वह प्रशिक्षण केबिन से बाहर निकला और बाथरूम में प्रवेश किया। कसरत के बाद गर्म स्नान में भिगोना वास्तव में एक खुशी थी। अपने स्नान के बाद जिया एक स्नान तौलिया में लिपटा हुआ बाहर चला गया और एक नजर डालने के लिए ड्रैगन बॉल रडा उठाया। सिग्नल ने अभी भी दिखाया कि ड्रैगन बॉल अभी भी अपने मूल स्थान पर था और स्थानांतरित नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल अभी भी वहां है। हालांकि वाडोस के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से मेरे लिए सुपर ड्रैगन बॉल प्राप्त करना आसान नहीं बनाएगी। वह जगह शेर की मांद भी हो सकती है। जिया चुपचाप विचार कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह किसी चुनौती से डरता था। सैयां वास्तव में चुनौतियों को पसंद करते थे। ये जितना मुश्किल होगा उतना ही वे इसका सामना करेंगे। जब कोई अपने दुश्मन को हरा देता है या एक सीमा से टूट जाता है, तो इसके साथ आने वाली लापरवाह और बेहिचक भावना न केवल शारीरिक रूप से संतोषजनक थी, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पौष्टिक थी। उन्होंने कहा, इसके अलावा अभी भी एक अन्य सुपर ड्रैगन गेंद है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसे वाडोस ने कहाँ छिपाया था। उसकी भौहें हल्की सी झुकी हुई थीं। असीम ब्रह्मांड इतना बड़ा था कि दूसरे ड्रैगन बॉल को ढूंढना जिसकी इच्छा अवरुद्ध थी, वास्तव में बहुत मुश्किल होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वाडोस उसे सुपर ड्रैगन बॉलस प्राप्त करने की योजना नहीं बना रहा है? जिया के पास यह विचार था और उसने लगभग तुरंत अपना सिर हिला दिया। वाडोस इतने उच्च स्तर पर खड़ा था, इसलिए उसने जो कहा वह निश्चित रूप से सच होना चाहिए। इसके अलावा वह निश्चित रूप से सुपर ड्रैगन गेंदों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती थी। वह ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद उनके शरीर पर वाडोस की सील को समय पर हटा दिया गया था। जब परिचित अंतरिक्ष समय की क्षमता एक बार फिर से उसके शरीर में लौट आई, तो वह जानता था कि वाडोस ने उससे झूठ नहीं बोला था। अगली चीज जो जिया ने की, वह ड्रैगन बॉल के स्थान की यात्रा करने के लिए सीधे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसके आने पर भयंकर युद्ध होना तय है, इसलिए उसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित करना था। पलक झपकते ही 1 और महीना बीत गया। समायोजन की इस अवधि के बाद सब कुछ तैयार था। जिया ने केबिन का दरवाजा खोला और अंतरिक्ष यान से बाहर उड़ गया। जैसे ही धुआं उठा, जहाज वापस हुई पोई कैप्सूल में बदल गया। कैप्सूल को अपने आयामी स्थान में डालते हुए जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुपर ड्रैगन बॉल की स्थिति में टेलीपोर्ट करने से पहले थोड़ी देर ध्यान किया, जो मिल्की वे गैलेक्सी था। बोफे ट्रेडिंग सेंटर मुख्य स्टार। एक हरे और असीम मैदान पर एक नर्म हवा बहती है, जिससे पत्तियां धीरे से सरसराहट करती हैं और कोमल घास नीचे झुक जाती है, जिससे उत्तम तरंगे बनती हैं। गर्म धूप ने लोगों को गुनगुना महसूस कराया और हवा में एक ताज़ा धुंधली खुशबू तैर गई। इस समय मैदानी इलाकों में प्रकाश की एक त्वरित किरण चमकी और जिया की आकृति कहीं से भी दिखाई नहीं दी। अपना सिर उठाते हुए वह एक डिस्क की तरह गहरे नीले आकाश में निलंबित 2 विशाल खगोलीय पिंडों को देख सकता था। दरअसल ये बोफे ट्रेडिंग सेंटर के 3 ठोस ग्रह थे, जिसमें मुख्य ग्रह के बगल में 2 अतिरिक्त गोल
वस्तुएं निलंबित थीं। करीब से देखने पर एक और विशाल अंधेरा नारंगी ग्रह सूर्य की तरह प्रकाश की उज्ज्वल नारंगी किरणों के साथ झिलमिला रहा था। यह इसके बगल में 2 ग्रहों से भी बड़ा था। सुपर ड्रैगन बॉल। अपने सामने जानी पहचानी बात देखकर जिया अंदर की तरफ चिल्लाई। ये स्टार ठीक वही ड्रैगन बॉल था जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि जिया ने तुरंत अपनी मुस्कान पर अंकुश लगा दिया और गंभीर हो गया। एक गंभीर समस्या थी, वह सुपर ड्रैगन बॉल को जनता की आंखों के नीचे कैसे ले जाने वाला था। वाडोस ने ड्रैगन बॉल को यहाँ रखा, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे इतनी आसानी से दूर नहीं ले जाने देगी।